हेलो दोस्तों, तो हम शुरू करेंगे बीए के थर्ड ईयर के हिस्ट्री। ओके, इजी नोट्स का रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो पहला चैप्टर का नाम है मुगल साम्राज्य का इतिहास और इसके डिक्लाइन और मुगल एम्पायर एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि उसका ह्रास कैसे हुआ और इसके क्या प्रभाव पड़े। तो पहला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का विवेचन कीजिए। इसको इस तरह से भी पूछा गया था कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए, यानी कि मुगल साम्राज्य है इसके पतन के क्या क्या कारण थे। ठीक है, इनका वर्णन करना है। और ये लघुत्री में ये जाओ यार। ठीक है, और इससे लघुत्री में इस तरह से पूछे गए थे कि बादशाहों की असहिष्णुता की नीति पर टिप्पणी कीजिए। औरंगजेब का दीर्घकालीन युद्धरत रहना मुगल वंश के पतन का कारण किस प्रकार बन गया। अमीरों के षड्यंत्र एवं दलबंदी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ से तक उत्तरदायी है। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य के पतन में क्या भूमिका निभाई। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। 15वीं और 16वीं सदी में भारत में बाबर, हुमायूं, अकबर ने जिस विशाल मुगल सल्तनत की स्थापना और विस्तार किया, उसके विषय में कभी सोचा नहीं जा सकता था कि इस विशाल सल्तनत का नाश भी हो सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि बड़े बड़े ताकतवर साम्राज्य का एक न एक दिन खाकर में अवश्य मिले। वही कुछ मुगल सल्तनत का के साथ हुआ। बाबर ने जिस मुगल सल्तनत के बीज बोए, हुमायूं ने उसे मूर्त रूप दिया। तत्पश्चात अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने इसे गौरव के चरम तक पहुंचाया। औरंगजेब के शासन के साथ साथ उस विशाल मुगल सल्तनत का ह्रास होना प्रारंभ हो गया। सन 1857 से विधिवत रूप से इस साम्राज्य के शासन का अस्तित्व भारत से सदैव के लिए समाप्त हो गया। वस्तुतः मुगल साम्राज्य के पतन का कोई एक कारण नहीं, इसके पतन के कई कारणों ने मिलकर भूमिका निभाई है, जिसकी विवेचना निम्नलिखित शीर्षकों से भली प्रकार की जा सकती है। अधिकांश अधिकांश मुगल बादशाह की असहिष्णुता की नीतियाँ। मुगल बादशाह अकबर ने धार्मिक असहिष्णुता एवं सुलह कुल की नीति पर बल दिया और विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता पाई। परंतु अकबर के बाद शासकों ने इस मामले में असहिष्णुता का परिचय दिया और जहांगीर और शाहजहां के समय में अस्थिरता शासन का हिस्सा बनने लगी थी। परंतु औरंगजेब के शासन में यह चरम सीमा पर पहुंच गई। इससे मुगलिया सल्तनत को हिंदू राजाओं, रियासतों, मराठों इत्यादि का समर्थन मिलना तो बंद हुआ ही, साथ ही मुगल साम्राज्य के प्रति विद्रोह भी हो गए। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य रूपी महल डोबाडोल होने लगा। अर्थात तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सुलह कुल की नीति जो अकबर ने अपनाई थी, ठीक है, वो धीरे धीरे करके उसका ह्रास होने लगा। यानी कि उस नीति को लोग मतलब जो आने वाले राजा थे उन्होंने अपनाना बंद कर दिया। और जैसे कि पहले बातचीत से मामला हल हो जाता था, लेकिन अब बातचीत से मामला हल ना करने की जगह पे इन्होंने तलवार को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की, जिससे कि मराठा बाकी हिंदू राजा मुगल सल्तनत से बगावत करने लगे और उनके प्रति विद्रोह की भावना जागृत हो गई। ठीक है, उसके आता है अत्यधिक केंद्रीकृत शासन। मुगल शासन व्यवस्था का एक बड़ा अवगुण यह था कि अत्यधिक स्वेच्छाचारी और पूर्ण रूपेण केंद्रीकृत थे। इसमें समस्त शक्तियाँ का केंद्र बिंदु केवल और केवल सम्राट ही होता था। ऐसी इस शासन व्यवस्था में साम्राज्य की स्थिरता, सुरक्षा इत्यादि हेतु योग्य व कुशल राजा का होना पहली आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अकबर से शाहजहां तक के मुगल साम्राज्य का उत्तरोत्तर उत्थान होता गया, परंतु औरंगजेब और इसके पश्चात शासकों के शासन में मुगल साम्राज्य खोखला एवं दुर्बल होता चला गया। अतः अत्यधिक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि औरंगजेब की अदूरदर्शी एवं असहिष्णु नीति। औरंगजेब की अदूरदर्शिता, पूर्ण रूप एवं असहिष्णु नीतियों भी
मुगल वंश के शासन पर साम्राज्य के लिए आत्मघाती साबित हुई। औरंगजेब ने साम्राज्य विस्तार हेतु लंबे समय तक युद्ध किए। उसने मराठों, सिखों एवं अन्य हिंदू राजाओं के प्रति भी कठोरता दिखाई। इसके फलस्वरूप उसे तमाम विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसके शासन में कुल 50 वर्षों से अधिकांश समय उत्तर में युद्ध, विद्रोह को दमन व दक्षिण विजयों में ही व्यतीत हो गया। उसने मुगल साम्राज्य के सहयोगी रहे राजपूतों को भी अपना शत्रु बना लिया। इस प्रकार अनवरत युद्धरत रहने से सुल्तान का खजाना खाली होने लगा और अनेक वीर एवं योग्य सिपह सलार से भी हाथ धोना पड़ा। अतः औरंगजेब की अदूरदर्शिता एवं असहिष्णुता मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुई। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो मुगल मतलब शाहजहाँ तक तो हिंदू राजाओं की लोग सहायता लेते रहे थे, लेकिन जब औरंगजेब के बादशाहत का समय आया तो औरंगजेब ने भविष्य की चिंता ना करके युद्ध उन्होंने कहा है कि मतलब कि पूरा देश मुस्लिम बन जाए। ठीक है, उन्होंने हिंदुओं को दबाने की कोशिश की, जिससे कि मराठा जो थे वो नाराज़ हुए, क्योंकि अकबर की वाइफ एक हिंदू थी। ठीक है, तो उसके चक्कर में मतलब उस टाइम तो शांति रही, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम व्यतीत हुआ तो इन्होंने हिंदुओं लोगों से थोड़ा कट गए, ये हिंदू लोगों से थोड़ा कट गए। और जब औरंगजेब ने उनके साथ कठोरता दिखाई तो वो औरंगजेब के विरोधी बन गए। ठीक है, जिसकी वजह से औरंगजेब ने काफ़ी वीर गंवा दिए और साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। अब आते हैं उत्तराधिकारी हेतु युद्ध का होना। मुस्लिम शासकों में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। मुगल वंश में यही समस्या बनी रही। हालांकि बाबर ने ज्येष्ठता के नियम का सूत्रपात किया, परंतु अकबर के बाद यह नियम धराशायी हो गया। जहांगीर को अपना पुत्र शाहजहां के विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो शाहजहां को औरंगजेब की बर्बरता का यह क्रम निरंतर चलता रहा। सम्राट की मृत्यु के बाद राज दरबार में सिंहासन के लिए भीषण युद्ध होने लगे। इन युद्ध के कारण धन जन की हानि के साथ साथ साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचती है। इस संदर्भ में बी ए स्मिथ का कहना है कि उत्तराधिकार के युद्धों की पुनरावृत्ति के फलस्वरूप जो दीर्घकालीन अव्यवस्था फैली, उसका साम्राज्य के विध्वंस में बहुत बड़ा हाथ था। देखो, उत्तराधिकारी हेतु युद्ध के लिए बाबर ने ज्येष्ठता का सूत्र दिया था। बाबर ने कहा था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो ही राजा बनेगा, लेकिन ये जो सूत्र था अकबर टाइम के बाद से ये लागू नहीं हो पाया और उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होने लगे, जैसे कि शाहजहां और औरंगजेब के बीच में। शाहजहां और औरंगजेब के बीच में ये चला, और इससे पहले चला था जहांगीर और उसके पुत्र शाहजहां के विद्रोह में। ठीक है, इसी तरह से ये युद्ध होते रहे आपस में ही, और इससे जनधन की हानि हुई और जो मुगल वंश था उसकी प्रतिष्ठा पर भी चोट पहुंची। अब आते हैं अमीरों के षड्यंत्र एवं गुटबंदी। मुगलिया सल्तनत में अमीरों व सरदारों का चारित्रिक व नैतिक पतन हो चुका था। ये आगे चलकर मुगल वंश के पतन का कारण भी बन गए। यानी कि कहने का मतलब मुगलिया सल्तनत के जो अमीर और सरदार थे वो चरित्र से मैले हो गए थे, यानी कि उनका चरित्र ठीक नहीं रहा था और आगे चलकर वो मुगल वंश के पतन के कारण बने। औरंगजेब के उपरांत समस्त मुगल शासक निर्बल, अयोग्य एवं अकर्मण्य साबित हुए। अमीर वर्ग अब खुलकर आपसी कलह एवं व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में लीन हो गया। योग्य बादशाहों के अभाव में अमीरों को दलबंदी एवं षड्यंत्र दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। बाद में इनके गुट तुरानी व ईरानी बन गए। ठीक है, इन दोनों गुटों के अमीर साम्राज्य के विषय में ना सोचकर परस्पर षड्यंत्रों में ही लगे रहते थे। इस प्रकार अमीरों का चारित्रिक पतन मुगल वंश के लिए हानिकारक होता साबित हुआ। D.R.C. मजूमदार लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी में अमीरों का जो चारित्रिक पतन हुआ उसका मुगल साम्राज्य को पतनोन्मुख बनाने में बहुत बड़ा हाथ है।
अर्थात जो अमीर और सरदार लोग थे, जो किसी राजा की सबसे बड़ी ताकत होते थे, वो औरंगजेब के बाद मतलब अपना खुद का अस्तित्व बनाने में लग गए। वो करप्ट हो गए थे, यानी कि वो क्या बोलते हैं ना, वो रिश्वतखोर हो गए थे। वो एक दूसरे की बुराइयां ढूंढने में लगे थे, ना कि राजा को सुरक्षित रखने में। ठीक है, वो षड्यंत्र एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचते थे। ठीक है, इसी तरह से दो गुट बने। एक गुट का नाम था तुरानी, दूसरे गुट का नाम था ईरानी। ये दोनों गुट आपस में ही लड़ते रहते थे, और सीधा जिसका सीधा प्रभाव मुगल वंश पर पड़ा, और धीरे धीरे उसका नाश होने लगा। और DRC मजूमदार लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी में अमीरों का जो चारित्र्य पतन हुआ, उसका मुगल साम्राज्य को पतनमुख बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, अब आते हैं नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण पर। अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी तक अत्यंत जर्जर हो चुका था। इस स्थिति का लाभ उठाने हेतु विदेशी आक्रांताओं ने भी भारत की ओर रुख करना प्रारंभ कर दिया। 1739 में नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला डाली। उसने भारत पर आक्रमण किया और मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराकर दिल्ली में कत्लेआम प्रारंभ कर दिया। उसने दिल्ली में भीषण लूटपाट पर रक्तपात करवाया। वह मयूर सिंहासन सहित अपार धन संपदा लूट कर ले गया। जब तक दिल्ली सल्तनत पुनः संभल पाती, उससे पहले ही नादिर शाह की सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने पुनः आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। उसने भारत पर 7 बार आक्रमण किया और इन आक्रमणों में उसने भीषण तबाही मचाई। इस प्रकार नादिर शाह के अब्दाली के आक्रमण ने भारत में मुगलिया साम्राज्य का छिन्न भिन्न कर दिया। जैसा कि प्रोफेसर बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को धनहीन बना दिया, उत्तर भारत में व्यापार व उद्योग को बर्बाद कर दिया और साम्राज्य की सैन्य शक्ति नष्ट कर दी। देखो, शुरुआत से देखें, नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, 18वीं शताब्दी तक देखो, 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य था, वो धीरे धीरे करके पतन की ओर अग्रसर हो गया था, जिसका लाभ उठाया है एक बाहर के क्रांतिकारियों ने, बाहर के आक्रमणकारियों ने, नादिर शाह ने। तो 1739 में नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला डाली। उसने भारत पर आक्रमण किया। उस टाइम जब 1739 में भारत का शासक मोहम्मद शाह था, और उसको हरा दिया और दिल्ली में कत्लेआम मचाया। उसने दिल्ली में बहुत लूटपाट की, और जब तक जैसे तैसे उन्होंने लूटपाट के, तो वो तो चले गए, लेकिन मोहम्मद शाह ने जब लूटपाट गया तो मोहम्मद शाह ने फिर से अपना वंश ठीक करने की कोशिश की। लेकिन जब तक वो ठीक कर पाते, तब तक नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने फिर से आक्रमण कर दिया। इस तरह टोटल आक्रमण हुए 7। ठीक है, जिन 7 आक्रमणों से पूरा का पूरा भारत हिल गया और धनहीन हो गया, यानी कि सब कुछ तो लूट पाट ले गए। ठीक है, इसी प्रकार प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने लिखा है कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को धनहीन बना दिया, उत्तर भारत में व्यापार और उद्योग को बर्बाद कर दिया, साम्राज्य की सैन्य शक्ति नष्ट कर दी। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित विभिन्न कारकों ने मिलकर सामूहिक तौर पर मुगल शासक के गौरवमयी साम्राज्य को पतन की ओर उन्मुख किया, और देखते ही देखते साम्राज्य धराशायी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या प्रभाव हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। मुगल साम्राज्य का पतन आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध हुआ। देखो कैसे। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना सल्तनत शासन के स्थान पर हुई थी। सन 1192 से लेकर 1857 तक भारत में मुस्लिम शासकों का शासन रहा। इसमें 1526 ईस्वी में के बाद मुगल वंश का शासन, और इससे पूर्व गुलाम, खिलजी, लोधी इत्यादि वंशों का शासन रहा। इसी लंबी अवधि में भारत में कभी भी एक संगठित राष्ट्र नहीं बन पाया था। शासक बदलने के साथ ही भारत की राजनीतिक स्थितियाँ बदलती रही। दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र भी बदला। वर्तमान में हम जिस रूप से भारत को देखते हैं, इसका निर्माण प्रारंभ 1857 में मुगल वंश के संपूर्ण समापन के साथ ही अंग्रेजों की शासन में हुआ। अतः मुगल साम्राज्य के पतन के भारत पर कई तत्कालीन एवं दीर्घकालीन प्रभाव पड़े, जिनकी विवेचना निम्नलिखित शीर्षकों से की जा सकती है।
ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक संगठन बनाना। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो मुगल बादशाह जहांगीर के समय ही हो गया था, परंतु अब तक की कंपनियां व्यापार तक ही सीमित थीं। मुगल वंश की जर्जर अव्यवस्था से इन कंपनियों ने भारत का शासन की महत्वाकांक्षा का पालन प्रारंभ कर दिया। इसी कड़ी में सर्वाधिक सक्रिय क्रिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिखाई। ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में आते आते राजनीतिक संगठन का रूप धारण करने लगी। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को पराजित कर बंगाल की सत्ता पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1764 में बक्सर का युद्ध जीतकर अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट को संरक्षण के लिए रहने हेतु विवश कर दिया। इस प्रकार मुगल वंश के पतन के प्रभाव स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं शासकीय शक्तियों से मुक्त राजनीतिक सत्ता बन गई। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य में वृद्धि। भारत में लंबे समय तक मुस्लिम शासकों का शासन रहा और इसमें हिंदू मुस्लिम सद्भाव पर आधारित एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। यद्यपि दोनों में वैमनस्य इस अवधि में भी उत्पन्न हुआ, परंतु वह उग्र नहीं हो पाया। मुगलों के बाद स्थापित ब्रिटिश शासन में इस सद्भावना संस्कृति को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा, क्योंकि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति के अनुसरण कर रहे थे। उन्होंने धार्मिक तनाव फैलाया और दोनों वर्गों के बीच वैमनस्य की खाई को गहरा कर दिया। इस प्रकार मुगल वंश के पतन का प्रभाव में यह भी प्रमुख कारण है। लोकतांत्रिक शासन का सूत्रपात। भारत में लंबे समय तक राजशाही चली आ रही है और मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राजशाही का भी पतन हो रहा है। 1857 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर जफर को अपदस्थ कर नजरबंद कर दिया। दिल्ली में केंद्रीय सत्ता के रूप में सुल्तान के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य का नाम लोकतांत्रिक शासन का प्रारंभ हुआ। हालांकि प्रारंभ में शासन लोकतांत्रिक कम और तानाशाही पूर्ण अधिक था, परंतु धीरे धीरे इसमें कई लोकतांत्रिक प्रक्रिया व परंपराओं का समावेश हुआ। 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त के साथ ही भारत के पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था हुई। यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भारत के लिए अंग्रेजों ने बहुत बड़ी देन मानी जा सकती है। ठीक है। आधुनिकीकरण का प्रभाव। भारत में आधुनिकीकरण का प्रभाव मुगल शासन के टाइम पर हुआ के साथ साथ होना प्रारंभ हुआ। मुगल जहां रूढ़िवादी थे, वहीं अंग्रेज आधुनिकता के पुजारी थे। अंग्रेजों ने भारत में कल कारखाने, यातायात, संचार इत्यादि क्षेत्रों में तीव्र आधुनिकीकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत में रेलवे, डाक सेवा, टेलीफोन इत्यादि का प्रारंभ अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया है। इस प्रकार साम्राज्य में भी आधुनिकीकरण होना प्रारंभ हुआ और रूढ़िवादिता की जगह आधुनिकता का खुलेपन का बढ़ावा मिलने प्रारंभ हुआ। ठीक है। भारत में राजनीतिक एकीकरण का प्रभाव। देखो, भारत में राजनीतिकरण। मुगल शासन में यद्यपि विभिन्न सम्राटों ने दिल्ली सल्तनत के शासन को भारत में एक छत्र प्रसार किया, परंतु फिर भी वे राजनीतिक दृष्टि से भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने में असफल रहे। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने इस प्रकार सूत्रपात किया कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन के अधीन संगठित करने का प्रयास किया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक संगठित भारत का निर्माण इन्हीं प्रयासों का अंतिम परिणति मानी जा सकती है। देखो, वही क्वेश्चन वही देखेंगे जो अभी तक आए हुए हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति को थान का सविस्तार वर्णन कीजिए। भारत में पुर्तगाली यानी कि भारत में जो विदेशी व्यापार है ना, उनके बारे में देखते हैं। देखो, 15वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में विदेशी व्यापारी का आगमन होना प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम विदेशी व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है। तो 1498 में वास्को डी गामा नामक सर्वप्रथम भारत पहुंचा और उसने यूरोप से भारत तक के जलमार्ग का पता लगाया। यह पुर्तगाल का निवासी था। इस प्रकार भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों का आना प्रारंभ हुआ। वास्को डी गामा भारत सर्वप्रथम 20 में 1498 में पुर्तगाली नामी वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुंचा, जहां पर जमीन का शासन था और उसने उसके साथियों के साथ स्वागत सत्कार किया। वास्को डी गामा ने अपने देश लौट गया, परंतु पुर्तगाली जहाज, बेड़े को कमान, क्रेवल के अवसर लाभ उठाकर कालीकट व कोचीन में पुर्तगाली व्यापारिक कारखाने की स्थापना कर दी। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। उसने कालीकट और कोचीन के अतिरिक्त कन्नौज में भी पुर्तगाली कारखाना स्थापित किया। इन कारखानों की किलेबंदी भी करा दी। इस प्रकार भारत में पुर्तगालियों का विविध आगमन सुनिश्चित हो गया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का उत्थान। 1502 में वास्को डी गामा द्वारा भारत कारखानों किलेबंदी कराई गई और इससे अरब व्यापारी काफ़ी असंतुष्ट हुए। उन्होंने राजा चिमेरिन को भड़काया
और जर्मनी ने इसके बहकावे में आकर पुर्तगाली कारखानों पर हमला कर दिया, लेकिन कोचीन कोचीन के पुर्तगाली कमांडर ने उसे पराजित कर दिया। फलस्वरूप 15 पुर्तगालियों के प्रभुत्व में काफ़ी वृद्धि हुई। इनकी शक्ति बाद क्षेत्र का प्रसार प्रारंभ हुआ। 1505 में पुर्तगाली व्यापारी भारत के पश्चिम तट तक पहुंचे। इस प्रकार पुर्तगालियों की शक्ति का उत्थान होना प्रारंभ हुआ और इसमें निम्नलिखित व्यक्तियों का प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। फ्रांसिस्को अल्मीडो देखो। फ्रांसिस्को अल्मीडो पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर था। इस पद पर वह 1506 से 1509 तक कार्यरत हुआ। उसने समुद्री शक्ति के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया, जिसमें उसकी ब्लू वाटर नीति के नाम से जाना जाता है। अल्मीडो के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त किया और जिससे पुर्तगाली व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। 1509 में उसने मिस्र की जल सेना को बुरी तरह पराजित किया। इस प्रकार उसके कार्यालय में एशियाई सागरों की पुर्तगाली सत्ता का वर्चस्व स्थापित हुआ। अल्बुकर्क देखते हैं। 1509 में पुनः मिस्र की सेना के साथ युद्ध हुआ। अल्मीडा मारा गया। तत्पश्चात भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को नियुक्त किया गया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। वह एक महान साम्राज्य के साथ एक गुणवान विद्वान था। 1510 में उसने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया और गोवा को ही भारत का स्थित पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया। गोवा विजय के बाद उसने फारस की खाड़ी के महत्वपूर्ण द्वीप और मैच पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण कराया। इसके बाद लाल सागर को बढ़ा और सकोत्रा पर उसने पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित किया। 1511 में उसने मलाया द्वीप को कोने के स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर शक्तिशाली दुर्ग का निर्माण कराया। उसी के शासनकाल में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो बनी और 1515 में इसमें देहांत पूर्व उसने पुर्तगाली शक्ति को चरमोत्कर्ष पहुँचा दिया था। अल्बुकर्क के उत्तराधिकारियों ने उसकी नीति का अनुसरण किया। पुर्तगाली के पूर्व साम्राज्य का खूब विस्तार हुआ। उसने मलाया के निकट मलक्का द्वीपों पर अधिकार कर लिया। इसके फलस्वरूप अब पुर्तगाली चीन, जापान के साथ भी व्यापार करने लगे। कोलंबो में भी एक दुर्ग स्थापित किया गया। बाद में मालाबार तट, बसीन, दमन इत्यादि स्थानों पर अधिकार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों ने भारत के धरोमंडल तट पर नंगीयम, सेंट थॉम, बंगाल की हुगली, आराधना, चिटगांव इत्यादि स्थानों पर अपने केंद्र स्थापित किए। देखो पुर्तगाली के बाद डच आते हैं। पुर्तगालियों का अब पूरब की ओर रुख करने वाली प्रमुख शक्ति डच शक्ति थी। 1581 में सेना में स्पेन में स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात हॉलैंड वासी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का आकृष्ट हुए। डच हॉलैंड के ही प्रमुख व्यापारी जाति थे। बाद में डचों का आगमन एवं पुर्तगालियों व अंग्रेजों के साथ संघर्ष निम्नलिखित तरीके से हुआ था। डच एक व्यापारिक जाति थी। प्रारंभ में डच व्यापारी लिस्बन के बंदरगाह पर आने लगे। एशियाई देशों के माल को अपने जहाज़ों पर लादकर अन्य देशों में ले जाते थे, परंतु 1580 में स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय द्वारा पुर्तगाली व्यापारी पर अधिकार कर लिया गया, जिससे पुर्तगालियों का लिस्बन बंदरगाह बंद हो गया। अतः डच व्यापारियों ने स्वयं पूर्वी सागरों की ओर बढ़ना प्रारंभ किया और समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने के कारण डच बहुत अच्छे नाविक थे। इसी कारण उन्हें जलमार्गों की सहायता से दूर करने ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है। डच नाविकों व व्यापारियों का पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक रुझान बढ़ता चला गया। कालांतर में हॉलैंड ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 8 डच कंपनियां स्थापित की। 1602 में 8 कंपनियों का आपस में विलय करके एक यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। इस कंपनी को युद्ध एवं संधि के अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करने तथा वहाँ पर दुर्ग स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। डच एवं पुर्तगालियों के मध्य संघर्ष। डचों के आगमन से पहले समस्त पूर्वी क्षेत्र में पुर्तगालियों का एक व्यापारिक अधिकार था। डचों को पुर्तगालियों से संघर्ष होना पहले था। 1720 में इस संघर्ष में डचों की पहली सफलता तब मिली जब उन्होंने पुर्तगालियों के बेंटम में विजय प्राप्त कर ली। धीरे धीरे मलक्का के प्रसिद्ध द्वीपों पर भी उनका अधिकार हो गया। 1605 में डचों ने अम्बोयना से खदेड़ दिया। इस क्रम में धीरे धीरे समस्त पूर्वी द्वीप समूह पर भी उनका अधिकार हो गया। 1619 में डचों ने जकार्ता पर अधिकार कर लिया तथा ने श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और मलाया महाद्वीप पर अधिकार प्रस्तुत किया। तो पुर्तगालियों को परास्त करते हुए डच भारत से सूरत, कोची, पटना, बालसोर, नागपट्टनम इत्यादि स्थानों पर अपना कब्जा स्थापित करने का श्रेय जाता है। अब आते हैं डचों और अंग्रेजों के मध्य संबंध। प्रारंभ में डचों और अंग्रेजों के मध्य काफ़ी मधुर संबंध थे।
लेकिन व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण एक दूसरे के विरोधी हो गए। ये संबंध कालांतर में इतने कटु हो गए कि 1623 में डचों ने पूर्वी द्वीप समूह में अंग्रेजों को भगाने के लिए अम्बोयना में अनेक अंग्रेजों की हत्या कर दी। इस भीषण रक्तपात से अंग्रेजों और डचों के बीच अत्यधिक कटु आ गई और कठोरता संघर्ष में बदल गई। भारत में वर्चस्व की स्थापना को लेकर डचों और अंग्रेजों में निरंतर सख्त युद्ध होता गया और डचों का क्षेत्र सीमित होता चला गया था। भारत अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब रहा। ठीक है। भारत में पुर्तगालियों के पतन का कारण, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत में पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या हुआ और भारत में पुर्तगालियों के प्रभुत्व की समाप्ति के प्रमुख कारण क्या थे उसके। ठीक है, लघुत्तरी में ऐसा आएगा कि दोषयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का कारण बनी। पुर्तगालियों की धार्मिक असहिष्णुता की नीति पर प्रकाश डाली है। स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार होने से पुर्तगाली साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, तो देखते हैं पुर्तगाली के प्रभुत्व की समाप्ति के कारण। तो भारत में आने वाले यूरोपियों में पुर्तगाली ही सर्वप्रथम माने जाते हैं। इन्होंने भारत में साम्राज्य स्थापित किया, परंतु शीघ्र ही इसका पतन भी हो गया है। इसके पतन के कई कारण रहे हैं जिनको उल्लेख अब हम करेंगे। पहले है दोषयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि उनकी जो पुर्तगालियों की, देखो कोई भी बाहर से लोग आएंगे किसी भी देश पर अधिकार करने के लिए, तो अगर किसी भी जगह अगर आपको शासन करना है ना, तो शासन व्यवस्था जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जैसे कि जो लोग सैनिक होते हैं उनके ऊपर अधिकारी होते हैं, उनसे ऊपर होते हैं ना, तो हर चीज़ की एक अपनी वैल्यू होती है। अगर सैनिक एक उसके ऊपर ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है, उसको आदेश नहीं दे सकता है। ठीक है, और जो आदेश है उनसे ऊपर जो अधिकारी हैं उनसे भी ऊपर अधिकारी होते हैं, वो लोग उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो इसी तरह होता है। लेकिन अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ, भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित शासन प्रशासन व्यवस्था अत्यधिक दोषपूर्ण थी। कर्मचारियों के वेतन अत्यंत कम थे, अतः चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। पुर्तगाली अधिकारी खुलेआम रिश्वत लेने में हिचकिचाते नहीं थे। इस कारण प्रशासन में स्वेच्छाचारिता चरम पर पहुंच गई और पुर्तगाली भारतीय जनता के हृदय में अपने शासन के प्रति वफादारी के भाव जागृत न कर सके। इस प्रकार दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था पुर्तगालियों के प्रभुत्व को समाप्त कर दी। देखो, जो यहाँ पर था, पुर्तगाली रिश्वत लेने लग गए थे। ठीक है, मतलब खुलेआम रिश्वत चल रही थी। अगर आपको कुछ प्रॉफिट चाहिए ना, तो उस प्रॉफिट के बदले में आपको कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी, उसके बाद वो प्रॉफिट आपको मिलेगा। जो जैसे कि कोई, अब यही समझ लो कि अगर कोई जॉब चाहिए है तो उसके लिए, देखो जॉब के लिए पात्र दो लोग हैं और दोनों लोग एक ही तरह की क्वालिफिकेशन रखते हैं, लेकिन जो रिश्वत दे देता है उसकी जॉब लग जाती है, जो रिश्वत नहीं दे पाता उसकी जॉब नहीं लग पाती है। ठीक है, तो इसी तरह वहाँ भी हो रहा था। ठीक है, खुलेआम रिश्वत चल रही थी जिससे जो भारतीय जनता थी उसमें रोष व्याप्त था और जो पुर्तगाली थे वो भारतीय जनता में अपना विश्वास स्थापित नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बगावत समय समय पर होती रही। ठीक है, उसके बाद आते हैं धार्मिक असहिष्णुता की नीति। पुर्तगालियों के पतन के कारण में उनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति का भी उल्लेख है, जो किया जाता है। उन्होंने ईसाइयों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों के साथ कठोरता के साथ व्यवहार किया एवं उन्हें जबरन ईसाई बनाने का प्रयास भी किया। 1540 ईस्वी में पुर्तगाली शासक के आदेश पर गोवा के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार के कृत्यों से भारतीय जनमानस का विश्वास समर्थन पाने में पुर्तगाली असफल रहे। भारतीय जनता के हृदय में पुर्तगालियों के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न हो गए। इस प्रकार पुर्तगालियों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति अनंत उनके पतन का कारण बन गई। देखो, जो पुर्तगाली ईसाई थे और वो चाहते थे कि ज़्यादातर सभी लोग अगर ईसाई बन जाएंगे ना, तो फिर जैसे पुर्तगाल में शासन करते हैं वो लोग भारत पर भी शासन करेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि इनका धर्म अलग था, पुर्तगालियों का धर्म अलग था। अब जो पुर्तगाली थे वो जबरन ईसाई लोगों को ईसाई बनाने में तुल गए, जिससे कि धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी और लोगों ने विद्रोह किया। ठीक है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। और ज़्यादातर धार्मिक असहिष्णुता की जब कारण था ना, ये सब पर लागू हुआ जब ब्रिटेन ने, अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना धर्म थोपना चाहा, तब विद्रोह हुआ। इसी तरह पुर्तगालियों ने अपना धर्म थोपना चाहा, इसलिए विद्रोह हुआ। उसके आते हैं 3, मुगल शक्ति का विस्तार। पुर्तगाली जिस समय भारत में आए उस समय मलाबार तट के नज़दीक कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था।
वहाँ पर अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिनमें निरंतर संघर्ष होता रहता था। पुर्तगालियों ने इस स्थिति का लाभ उठाया, जिससे भारत में शीघ्र ही पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित हो गई। परंतु इसी दौर में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिससे धीरे धीरे ब्रह्मपुर भारत को अपने अधिकार में ले लिया, दक्षिण की ओर बढ़ने लगा। अतः मुगलों द्वारा दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार के कारण शीघ्र ही पुर्तगालियों को साम्राज्यवादी लालसाएं समाप्त हो गई। यानी कि जिस टाइम पुर्तगाली अपना शासन अपना शासन ला रहे थे भारत पर, उसी समय मुगल जो थे वो भी भारत पर अपना अधिकार जमाने के लिए तत्पर हो गए थे। ठीक है, तो इसलिए और उन्होंने अपने दक्षिण में अपना साम्राज्य स्थापित भी कर लिया। अब मुगलों ने अगर दक्षिण पर स्थापित कर लिया तो पुर्तगाली ऑफकोर्स कमज़ोर हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके इनकी जो शासन करने की लालसा थी ना, यानी इच्छा थी ना, वो समाप्त होने लगी। उन्होंने सोचा कि ऐसा है कि शासन वासन कुछ कर नहीं पाएंगे, खामखा हमारे सैनिक भी बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए छोड़ते हैं, यहाँ पे कहीं और जाते हैं। उसके आता है स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार। स्पेन ने 1580 में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिससे पुर्तगालियों के हितों की अवहेलना होने लगी। स्पेन के शासक विलियम द्वितीय ने पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना अधिक उचित समझा। इसी कारण पुर्तगालियों के पूर्वी साम्राज्य की पूर्ण उपेक्षा कर दी गई। इस कारण पुर्तगाली साम्राज्य का वैभव शून्य होने लगा। ठीक है, हमने बोला था ना कि मतलब कि वो पूरब की अपेक्षा पश्चिम में शासन स्थापित करने की विचार प्रस्तुत करने लगे। उसके आता है यूरोपीय प्रतिद्वंद्विता का आगमन। प्रारंभ में पुर्तगाली अकेले थे, परंतु धीरे धीरे अन्य यूरोपीय भी भारत की ओर आकर्षित हुए, जिनमें मुख्य रूप से अंग्रेज, फ्रेंच और डच थे। ठीक है, अंग्रेजों एवं डचों जैसे प्रोटेस्टेंट जातियों के एशियाई देशों की ओर बढ़ने से भारत में पुर्तगालियों के लिए अनेक समस्याएं पैदा हो गई। पुर्तगालियों की अपेक्षा डच एवं अंग्रेज दोनों ही जल एवं थल शक्ति में अधिक बढ़कर थे। डचों ने एम्बयोना, मलाका और लंका पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उधर अंग्रेजों का भी अधिकार क्षेत्र विस्तृत होता चला गया। अतः भारत में अन्य यूरोपीय जातियों का अपना पुर्तगाली शक्ति के पतन का प्रमुख कारण बना। देखो, कहीं भी अगर कोई एक जात या एक पर्सन अगर किसी मार्केट में अगर दुकान लगाए ना, तो वो जितना चाहे उतने दाम में बेच सकता है वो चीज़, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर, उसको कोई टक्कर देने वाला नहीं है। लेकिन जब टक्कर देने वाले आने लगते हैं ना, तो चीज़ों के दाम अपने ही कम होने लगते हैं। इसी तरह यहाँ भी हुआ। पहले पुर्तगाली अकेले व्यापार करते थे, अब उसको कंपटीशन देने के लिए, अब उसको टक्कर देने के लिए फ्रांस, डच, अंग्रेज भी आने लग गए। ठीक है, इसी प्रतिद्वंद्विता के कारण पुर्तगाली शक्ति का पतन हुआ। उसके बाद आता है मराठाओं के संघर्ष। 17वीं और 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में मराठे भी शक्तिशाली होते जा रहे थे। शिवाजी के कुशल नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्तरोत्तर उत्कर्ष हो रहा था। मराठों ने पुर्तगालियों से घाना, सालसेट, बसीन इत्यादि बस्तियां भी छीन ली थी। इस प्रकार मराठों का उत्कर्ष भी पुर्तगालियों के लिए हानिकारक साबित हुआ। उसके आते हैं संसाधनों की सीमितता। किसी भी साम्राज्य के शक्तिशाली होने के लिए संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में होना अति आवश्यक है, परंतु पुर्तगालियों के पास धन एवं जन दोनों ही संसाधनों का नितांत अभाव था। इन साधनों की सीमितता के चलते पुर्तगालियों के लिए भारत जैसे विशाल देश को अपने अधिकार में रख पाना संभव नहीं हो पाया। यही कारण है कि जब पुर्तगालियों का सामना मराठों, मुगलों और अन्य यूरोपीय जातियों से हुआ, तो उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से असहाय पाया। अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव तो सुदृढ़ बनाने के साथ साथ अपनी प्रशासकीय योग्यता से एक सुव्यवस्थित शासन की स्थापना कर दी, परंतु उसके उत्तराधिकारी उसके समान योग्य नहीं थे। वे निर्बल और स्वार्थी थे। ऐसी स्थिति में पुर्तगाली साम्राज्य का पतन अपरिहार्य होता। मतलब ऐसी जब देखो, अगर राजा शक्तिशाली है और उसके उत्तराधिकारी शक्तिशाली नहीं है ना, तो एक न एक दिन राज्य का पतन हो ही जाएगा। वैसे ही पुर्तगाली जब यहाँ पर शासन करने लग गए, तब जो अल्बुकर्क था वो तो योग्य था, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य साबित हुए। ठीक है, इसलिए वो जब तक अल्बुकर्क रहा तब तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन जब उसके उत्तराधिकारियों के हाथ में सत्ता आई तो धीरे धीरे करके वो खत्म होने लगी। आते हैं फ्रांसीसियों के भारत आगमन एवं भारत में फ्रांसीसी शक्तियों के विस्तार को समझाइए। फ्रांसीसियों के भारत आगमन एवं भारत में फ्रांसीसी शक्तियाँ, यानी कि फ्रांसीसी भारत क्यों आए, भारत में फ्रांसीसी शक्ति के विस्तार के क्या क्या परिणाम हुई, इन चीज़ों को समझेंगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों के मध्य पूर्वी देशों में व्यापारिक बस्तियां स्थापित करने की होड़ सी लग गई थी। इस होड़ में शामिल होने से फ्रांस भी स्वयं को रोक नहीं पाया। पूर्वी देशों में स्थायित्व व विस्तार स्थापित करने हेतु भारत में व्यापारिक व
सामरिक प्रभुत्व स्थापित करने अति महत्वपूर्ण था, अतः फ्रांसीसियों को भी भारत की ओर रुख करना पड़ा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसे। भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों में फ्रांसीसियों का क्रम अंतिम था। यद्यपि 1611 में फ्रांसीसियों की पहली कंपनी स्थापित हो गई। इसका एकमात्र उद्देश्य मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था, परंतु कई कारणों से वह कंपनी सफल न हो सकी। अंत में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14 बे के मंत्री कोलवर्ट के अथक प्रयास से परिणामस्वरूप 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी में फ्रांसीसी सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। 1667 में फ्रांसीसी करने अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचने में सफल हुआ और 1668 में इस अभियान दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया और 1669 में फ्रांसीसियों ने भारत में पूर्वी तट पर स्थित मसौली पट्टनम नामक स्थान पर एक फैक्ट्री लगाई। फ्रांसिस मार्टिन को भारत में स्थित सूरत में मसौली पट्टनम नामक बस्ती बसाने का अध्यक्ष माना जाता है। फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसौली। भारत में फ्रांसीसी शक्तियों का विस्तार देखते हैं। बाद में फ्रांसीसी शक्तियों का विस्तार फ्रांसिस मार्टिन के कार्यभार ग्रहण करते ही प्रारंभ हो गया था। उसने पद संभालते ही फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार प्रारंभ कर दिया। फ्रांसिस मार्टिन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने तंजौर के शासक से मद्रास से लगभग 15 मील दक्षिण में स्थित एक स्थान प्राप्त किया। 1679 ईस्वी में वह पांडिचेरी की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की, तो पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसियों ने की है और उस जो करने वाला पर्सन था वो था मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन, जो शीघ्र ही भारत में फ्रांसीसियों की बस्ती का केंद्र बन गया। अतः फ्रांसिस मार्टिन भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की संस्थापक माना जाता है। इसी प्रकार बंगाल में भी फ्रांसीसियों ने मुगल गवर्नर शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त कर 1690 से 92 में चंद्रनगर स्थापित किया। इसी बीच डचों ने फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ और 1593 में पांडिचेरी पर डचों ने अधिकार कर लिया। इसी बस्तियों पर 5 वर्षों तक डचों का अधिकार रहा। सन 1697 में रिजविक की संधि के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गई। यानी फ्रांसीसी और डचों के मध्य संघर्ष हुआ। ठीक है, अब आते हैं मार्टिन को पुनः इस बस्ती का गवर्नर बना दिया गया। 1706 में मृत्यु तक मार्टिन पांडिचेरी का अत्यधिक शक्तिशाली एवं संवेदनशील बना रहा। इस मामले में कलकत्ता भी उससे काफ़ी पीछे रह गया। 1706 से 1720 तक लगभग 14 वर्ष तक फ्रांसीसी कंपनी भारत में अत्यधिक सफल नहीं रही, परंतु 1720 के पश्चात फ्रांसीसी कंपनी ने पुनः प्रगति प्रारंभ की और 1720 से 1742 तक पांडिचेरी के नए गवर्नर लिनायर एवं ड्यूमा के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनियों ने विशेष उन्नति की। इस काल में फ्रांसीसी कंपनियों के मालाबार तट पर माहे, कोरोमंडल तट पर धारिकेल में अपनी बस्तियां स्थापित कर लीं। 1742 में फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना रहा, परंतु 1742 के पश्चात वह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण अपनाने लगा और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी शक्तियों का अत्यधिक विस्तार हुआ। अंततः यह नीति आंग्ल फ्रेंच संघर्ष का कारण बनी। फ्रांसीसी आधिपत्य पतन की ओर उन्मुख हो गया। ठीक है, डुप्ले। अब आते हैं निष्कर्ष। फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने के मुख्य उद्देश्य से आए थे। उन्हें प्रारंभ में काफ़ी सफलताएं मिली, परंतु असफलताओं का भी एक सामना करना पड़ा। इन तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद व्यापारिक विस्तार करने में कामयाब रहे। 1742 में फ्रांसीसी कंपनी का व्यापारिक क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया और फ्रांसीसी साम्राज्यवादी बनने का प्रयास करने लगे। यहीं से फ्रांसीसी शक्तियों का ह्रास होना प्रारंभ हुआ। अंततः अंग्रेजों के साथ संघर्ष के परिणामस्वरूप फ्रांसीसियों को अपना आधिपत्य से हाथ धोना पड़ा। अब आते हैं यूरोपीय डच कंपनियों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में डच शक्ति के उत्थान के पर संक्षिप्त टिप्पणी। 1602 में भारत में व्यापार करने हेतु प्रथम डच कंपनी की स्थापना हुई। डचों के पास जो शक्ति थी वह पर्याप्त थी और धीरे धीरे उन्होंने पुर्तगालियों की शक्ति को नष्ट कर दिया। 17वीं शताब्दी में पूर्वी समुद्र के तट पर के व्यापार डचों का एक अधिकार स्थापित हो गया। उन्होंने अंग्रेजों में फ्रांसीसियों के किसी भी कीमत पर अपना अधिकार नहीं जमाने दिया। भारत में उन्होंने पुलिकट, सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापना की, परंतु डचों का मुख्य लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों से व्यापार करने का एक मार्ग प्रशस्त करना था। भारत तो उसके व्यापारिक मार्ग की एक कड़ी मात्र था, अतः उन्होंने भारत पर राजनीतिक प्रभाव की स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि डच दक्षिण पूर्वी एशिया में और अंग्रेजों भारत में अधिक अभिलाषाएं रखते थे, अतः भारत में उन्होंने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ गंभीर रूप से प्रतियोगिता नहीं की। डचों का भारत में आने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया जाए और अत्यधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। भारत में अंग्रेजों का किस प्रकार प्रवेश हुआ? भारत में अंग्रेजों का प्रवेश देखते हैं। 1660 ईस्वी में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अंग्रेजों
जहांगीर के दरबार में एक व्यापारिक संधि करने के लिए सर टॉमस रो को भेजा गया। यद्यपि इस कार्य में अंग्रेज सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु धीरे धीरे सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मुंबई, पटना, कासिम बाजार, राजमहल, कोलकाता आदि में व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। अंग्रेजों ने 1698 में एक अन्य व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, परंतु पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए 1702 में दोनों कंपनियों को मिलाकर एक ही कंपनी कर दिया गया। आगे चलकर इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से प्रसिद्ध हुआ। कंपनी 1717 में मुगल बादशाह फारूक सीयस से व्यापारिक अधिकार को एक फरमान अधिकार पर प्राप्त किया, जिससे न केवल उन्होंने व्यापारिक लाभ उठाया बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें साम्राज्य विस्तार में भी सहायता मिली। इस फरमान के जरिए कंपनी को मुगल बादशाह को 3000 रुपये वार्षिक देन के बदले में हैदराबाद, गुजरात और बंगाल के में बिना किसी प्रकार के कर दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया, जिससे अंग्रेज कंपनी को बंगाल के नवाब से झगड़े शुरू हो गए और बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ गई। इस प्रकार पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज ये चार प्रमुख यूरोपीय शक्तियाँ भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थीं और 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का एकाधिपत्य स्थापित हो गया। 17वीं शताब्दी में डचों का और उसके पश्चात 8वीं शताब्दी में केवल अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में के व्यापारिक और राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने तथा आपस में संघर्ष करने में भारत में शेष रह गए। उसके बाद देखेंगे क्या, अब आते हैं मराठा शक्ति का उत्थान देखते हैं। हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आ सकता है। मराठा शक्ति उत्थान के प्रमुख कारणों का विस्तृत विवेचन कीजिए। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। मराठा शक्ति के उत्थान में धार्मिक जागृति का योगदान बताइए। मराठा शक्ति एवं उत्थान शिवाजी के उत्कृष्ट व्यक्तित्व एवं कौशल का परिणाम था, स्पष्ट करें। हिंदुत्व के प्रभाव की मराठा शक्ति के उत्थान में क्या भूमिका रही। मराठों की सामाजिक एवं भाषाई एकरूपता का मराठा शक्ति के उत्थान में क्या योगदान रहा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मराठा शक्ति के उत्थान के कारण देखते हैं। भारतीय इतिहास में मराठा शक्ति के उत्थान को एक महत्वपूर्ण घटना माना जा सकता है। छत्रपति शिवाजी के कुशल नेतृत्व एवं रण कौशल को मराठों के उत्थान का प्रमुख श्रेय माना जाता है, परंतु इसके साथ साथ मराठों के उत्थान के कई अन्य कारण भी रहे, जिनमें कुछ प्रमुख इसलिए हैं। पहला, महाराष्ट्र की प्राकृतिक दशा। महाराष्ट्र की प्राकृतिक दशा को भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष का प्रमुख कारण माना जा सकता है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी एवं स्थूल चट्टानों को मराठों ने अपने परिश्रम में सुरक्षात्मक दुर्गों का रूप दे दिया। इन दुर्गों का अत्यंत सामरिक महत्व रहा है, क्योंकि इन दुर्गों तक पहुंचने के लिए शत्रु को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और ये दुर्ग प्रायः अवैध होते थे। इन्हीं दुर्गों की सहायता से मराठों ने उत्तर की ओर से आने वाले आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा की। इन दुर्गों एवं पर्वतीय क्षेत्रों के कारण यहाँ के निवासी मराठा जनजात साहसी एवं अश्वारोहित बन गए। इनमें एवं उनमें दृढ़ता, आत्मविश्वास, परिश्रम एवं साहस की भावनाओं का उदय हुआ। धार्मिक जागृति देखते हैं सेकंड। 15वीं और 16वीं शताब्दी में धार्मिक जागृति के प्रभाव से महाराष्ट्र के अछूता न रहा है। इस अवधि में हुए भक्ति आंदोलन ने मराठों के संगठन एवं निष्ठा के भाव जागृत किए। धार्मिक आंदोलन का मुख्य रूप से गुरु रामदास, एकनाथ, हेमाद्रि, बामन पंडित, ज्ञानेश्वर, चकधर इत्यादि के विचारों से जनमानस को धर्म व राष्ट्र के पुनर्निर्माण की प्रेरणा में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। रनाडे लिखते हैं कि महाराष्ट्र के सभी संतों में सर्वाधिक स्वामी रामदास ने जनता को कर्तव्य की भावना का ज्ञान कराया, उन्हें कर्म मार्ग का पथिक बनाया एवं कर्म करते हुए हृदय को भगवान को शक्ति में स्थिर रखने का उपदेश दिया। यानी कि धार्मिक जागृति भी थे। उसका आता है भाषाई एवं सामाजिक एकरूपता। भाषा की एकता एवं सामाजिक एकरूपता भी मराठों के उत्थान में सहायता सिद्ध हुई। महाराष्ट्र की मराठी भाषा एवं मराठी साहित्य ने मराठों को राष्ट्रीय प्रेम तथा एकता के बंधन में बांधने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। मराठों में भाषा के प्रश्न को लेकर कभी किए गए प्रकार का संघर्ष नहीं होता है। तुकाराम, बामन पंडित, रामदास, एकनाथ, श्रीधर, रघुनाथ पंडित, मरुपंत जैसे समाज सुधारकों एवं संतों के भजन, भक्ति गीत, उपदेश एवं वचन मराठी भाषा में रचे थे, जो संपूर्ण मराठा प्रांत में ध्वनित हो गए। अतः भाषा की एकता के कारण भी मराठा शक्ति शीघ्रता से एक सूत्र में बंध गए। तत्कालीन महाराष्ट्रीय लोगों को सामाजिक जीवन में जाति पात, ऊंच नीच तथा अमीरी गरीबी की भावनाएं बहुत कम थीं। अतः गरीब मराठा समाज में सामाजिक भेदभाव का अभाव था। इस प्रकार सामाजिक समरसता में मराठा शक्ति को उत्थान का प्रमुख कारण रहा। यानी कि उस टाइम में गरीबी अमीरी ये सब नहीं चलता था, और जो वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे जैसे कि तुकाराम, बामन पंडित, रामदास, एकनाथ, श्रीधर, रघुनाथ पंडित, इन सब जब ये सब चले गए, मर गए, उसके बाद समाज सुधारकों में इनके लिए जो भजन कीर्तन छोड़ के गए थे ना,
उससे ये सब मतलब लोग एक दूसरे को सुनाने लग गए और उनमें देश की भावना जागृत हुई और मराठा शक्ति का उत्थान करने के लिए एक नई ऊर्जा इनको प्राप्त हुई और इन्होंने एक जैसी भाषा, एक जैसा ज्ञान और एक जैसी सोच इनमें व्याप्त होने लगी। ठीक है, और सामाजिक एकता भी बढ़ी इनमें। छत्रपति शिवाजी का कुशल नेतृत्व देखते हैं अब। छत्रपति शिवाजी का कुशल नेतृत्व एवं व्यक्तित्व। मराठों के उत्कर्ष का मुख्य श्रेय शिवाजी को जाता है। अतः शिवाजी एक कुशल एवं वीर योद्धा ही नहीं अपितु एक महान नेतृत्वकर्ता व राष्ट्र निर्माता भी थे। शिवाजी की वाक्पटुता एवं प्रखर बुद्धि भी उन्हें एक महान शासक बनाती है। तत्कालीन समय में मराठों सरदारों के में राजनीतिक एकता व स्वतंत्रता अस्तित्व स्थापित करने की इच्छा शक्ति का अभाव था। वे मुस्लिम शासकों के अधीन जागीरदारों के रूप में कार्यरत करते थे। इन परिस्थितियों में शिवाजी ने अपनी व्यक्तिगत वीरता, साहसपूर्ण सुयोग्यता, नेतृत्व, कुशल व्यवहार तथा अपने अनवरत प्रयत्नों से बिखरी मराठा जाति को समान रूप से एकत्रित होकर संगठित करके एक संयुक्त जाति बना दिया। उनमें राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। शिवाजी ने अपने कुशल नेतृत्व एवं व्यक्तित्व में बल पर मराठों में आत्मसम्मान तथा अंतिम गौरव के अभाव जागृत करके उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न कराया। अपने देश, अपनी जात और अपने धर्म के लिए मर मिटना सिखाया। जैसा कि जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि वह भारत का अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता था जिसने हिंदुओं के मस्तक को एक बार पुनः ऊंचा किया। यानी कि शिवाजी ने अपनी जात, अपने धर्म और अपने भारत माता की के लिए जान न्यौछावर करने के लिए मराठों को एक किया। और जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि वह एक अंतिम ऐसा हिंदू था जिसने हिंदुओं को एक करने का पूरा प्रयास किया और जिसने हिंदुओं के मस्तक को एक बार फिर से उठा दिया। अब आते हैं हिंदुत्व का प्रभाव। मुस्लिम सुल्तानों के धार्मिक अत्याचारों तथा कट्टरवादिता ने दक्षिण के हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने का विवश कर दिया। हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए अवरोधक के रूप में पहले साम्राज्य विजयनगर का उदय हुआ, परंतु उसका भी दुखद अंत हो गया। विजयनगर का पूर्व ध्वंस दक्षिण के हिंदुओं पर गहरा प्रभाव डालता है। अतः वे मुसलमानों की दास्तां से मुक्ति हेतु एक कर्मठ नेता की अपेक्षा करने लगे, जो कि शिवाजी के रूप में उन्हें प्राप्त हो गया। इस प्रकार शिवाजी व उसके सहयोगियों को विजयनगर साम्राज्य से हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा के परिणाम प्राप्त हुई और वे तत्परता से एक शक्तिशाली हिंदू राज्य के गठन में लग गए। इस प्रकार हिंदुत्व के प्रभाव भी मराठा राज्य के उत्थान में अति महत्वपूर्ण कारण बना। उसके बाद आता है दयनीय आर्थिक स्थिति। मराठों की अभ्युदय का एक कारण महाराष्ट्र की दयनीय आर्थिक स्थिति भी थी। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर शिवाजी के उत्थान तक महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ठीक है, आर्थिक दास्तां ने राजनैतिक पराधीनता को और अधिक उकसाया। फलस्वरूप 17वीं शताब्दी में के प्रारंभ तक मराठे राजनीतिक क्रांति के लिए तैयार हो गए। यह क्रांति की भावना में मराठा शक्ति के उत्थान का प्रमुख कारण बना। इस प्रकार उपयुक्त कारणों को मराठा शक्ति को उत्थान के प्रमुख कारणों में माना जा सकता है, परंतु इन सभी कारकों का महत्व शिवाजी के नेतृत्व के साथ ही सफल एवं सिद्ध हो पाया। अतः मराठा शक्ति के उत्थान का प्रमुख कारण वीर शिवाजी के अद्वितीय रणकौशल, प्रखर बुद्धि एवं कुशल नेतृत्व की क्षमता को निस्संदेह माना जा सकता है। यानी कि मराठा की जो दयनीय स्थिति ना, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी स्थितियों ने भी हिंदुत्व को हिंदू बनाने में एक किया और इन लोगों ने मतलब इन जो आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति के चलते सभी हिंदू एक हुए और उन्होंने अपना स्वयं मराठा जात या मराठा बनाने का दृढ़ संकल्प किया, मराठा राज्य। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण एवं परिणामों का उल्लेख कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के पतन का प्रमुख कारण बना। कैसे? ये 2014 में आया था पानीपत का तृतीय युद्ध। देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध क्या है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अफगान देश के कबीले के सरदार अहमद शाह अब्दाली ने विशेष रूप से भारत में मराठा साम्राज्य के विरुद्ध आक्रमण कर दिया और 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अब्दाली व मराठा की सेना के आमना सामना हुआ। किसके बीच हुआ? अब्दाली व मराठों की सेना के बीच आमना सामना कब हुआ? 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, पानीपत के मैदान में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में पानीपत के तृतीय युद्ध की संज्ञा दी गई। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए अत्यधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण परिणाम व विवेचना निम्नलिखित शीर्षकों में अधीन की जा सकती है। मुगल दरबार का
आंतरिक संघर्ष। मुगल दरबार में ईरानी तथा हिंदुस्तानी अमीर संकीर्ण दलों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष एवं प्रतिद्वंद्विता थी। उनमें सत्ता, अधिकार एवं धन प्राप्ति के लिए परस्पर संघर्ष हो रहा था। अतः मुगल साम्राज्य का बादशाह एकता के अभाव के कारण विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने में असमर्थ था। इन आंतरिक दूषित दलबंदियों और प्रबल प्रतिद्वंद्विता ने विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने का प्रोत्साहित किया। मराठा मुगल संधि। मराठों ने अपने राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए दिल्ली बादशाह के वजीर सफदरगंज के माध्यम से अप्रैल 1752 में मुगलों से संधि कर ली और 1752 में इस संधि ने मुगल दरबारों के अमीर सूबेदारों तथा अब्दाली के प्रति मराठा दृष्टिकोण को अत्यधिक प्रभावित किया। जब मराठों ने धन के लोभ में मुगल वजीर का समर्थन किया और उसके अस्तित्व को सुदृढ़ बनाए रखा तब वजीर के विरोधी मराठों के भी विरोधी हो गए। ऐसी स्थिति में मुगल दरबार के विभिन्न मुस्लिम अमीर मराठों के इस अनैतिक हस्तक्षेप से छुटकारा पाने के लिए अहमद शाह अब्दाली को मराठों पर आक्रमण करने का नियंत्रण दे दिया। देखो, साफ साफ इसका मतलब ये है कि जो मराठा थे वो सफदरगंज जो वहाँ का वजीर था, यानी कि मुगलों के साथ हो गए थे। उन्होंने संधि कर लिया मराठों और मुगलों के बीच। मराठों और मुगलों के बीच संधि हो गई और इस संधि से जो भी लोग खफा थे, जो भी अमीर खफा थे, उन लोगों ने अहमद शाह को इनवाइट कर दिया, निमंत्रण दे दिया कि आओ तुम मुगलों से पहले मराठों को समाप्त करो। मराठा समाप्त हो गए तो मुगल अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। उसके आता है मराठों की विस्तारवादी नीति। पेशवा बालाजी राव ने अपने सैनिकों की मदद से कर्नाटक में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तथा दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके मुगल साम्राज्य के रक्षक के रूप में पंजाब तथा उत्तरी पश्चिम सीमा क्षेत्र तक मराठा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। उसका अप्रत्यक्ष लक्ष्य इन प्रदेशों में हिंदू प्रभुत्व और प्रभाव को पुनः प्रतिस्थापित करना था। अतः मराठों की विस्तारवादी नीति ने अब्दाली के आक्रमण को अवश्यभावी बना दिया। देखो, जो अहमद शाह अब्दाली था ना, वो उसने सुना कि जो मराठा है वो अपना विस्तार बढ़ा रहे हैं। ठीक है। उनके विस्तार को रोकने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने मराठों पर आक्रमण किया कि मराठा हिंदू थे और ये मुस्लिम। अहमद शाह अब्दाली की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। अहमद शाह अब्दाली महत्वाकांक्षी विजेता था। उसने भारत के बाहर एक विशाल प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित किया और इस कारण इस विशाल विजित प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। और इस युद्ध का तत्कालिक कारण, अहमद शाह अब्दाली ने रुहेला शासक नजीबुद्दौला को मुगल सम्राट के मीर बख्शी के रूप में के पद पर नियुक्त किया। वह अब्दाली का प्रतिनिधि था। दिल्ली में उसे सर्वोच्च सत्ता प्रदान की गई, परंतु मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण करके उसे समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया। अंत में उसे मराठों के सैनिक दबाव के कारण अपमानित होकर दिल्ली छोड़नी पड़ी। इसी प्रकार मराठों ने पंजाब में अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह और उसके सेनापति जहां खां को परास्त कर दी, पंजाब से खदेड़ दिया। इन घटनाओं से अब्दाली मराठों से अत्यधिक चिढ़ गया। अंत मराठों को दंडित करने तथा उन्हें उत्तर भारत से भगाने के लिए अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, यानी कि बदला लेना था अब्दाली को। अब पानीपत का तृतीय युद्ध देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध के परिणाम। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में मराठों का प्रभाव की समाप्ति। पानीपत के युद्ध ने निश्चित रूप से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में मराठा प्रतिष्ठा को अत्यधिक ठेस पहुंचाई। मराठे अब निःशक्त समझे जाने लगे। इस युद्ध में मराठों की जनसंख्या का अत्यधिक भाग नष्ट हो गया। जी.एन. सरकार का अभिमत है कि इस युद्ध के कारण संपूर्ण मराठा जाति पर विपत्ति टूट पड़ी। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा एक भी घर नहीं था जिसमें एक सदस्य या कुछ में घर के प्रधान की छत्ती पर शोक न मनाया गया हो। मराठा सैन्य बल पर अजेता का खंडन। पानीपत के युद्ध से पूर्व मुगल सम्राट, प्रांतीय सूबेदार, राजपूत, जाट, बुंदेला इत्यादि मराठों के सैन्य बल व कौशल को अजेय मानते थे और उनसे सहायता की याचना करते थे, परंतु पानीपत की पराजय के बाद मराठों की सैनिक अजेयता का खंडन हो गया। मराठों की सेना की अजेय शक्ति एवं धाक के प्रति इन जातियों में विश्वास तथा आस्था में समाप्ति हो गई। मुगल साम्राज्य का पतन। अब्दाली के आक्रमण व पानीपत के युद्ध की विजय का प्रभाव मुगल साम्राज्य पर भी पड़ा। यद्यपि अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय को सम्राट मान लिया, तथापि पानीपत के युद्ध का लाभ उठाते हुए नजीबुद्दौला दिल्ली का वास्तविक शासक बन गया। साम्राज्य की सर्वोच्च सत्ता और अधिकार उसने अपने हाथ में ले ली। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का भी पतन हो गया।
मराठा सहयोग मंडल का अंत। पानीपत के युद्ध के फलस्वरूप पेशवा के प्रभुत्व का अंत हो गया और मराठा संघ और उसके सामंत सदस्यों तथा अन्य सेनापतियों की शक्ति विघटित हो गई। उनकी एकता और संगठन शिथिल हो गए और मराठा सामंतों की आंतरिक कलह से अधिक वृद्धि हो गई। अब शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उत्कर्ष देखते हैं। शिवाजी देखो इसमें पढ़ेंगे हम शिवाजी के विषय के बारे में पढ़ेंगे, अफजल खां कौन था इसके बारे में पढ़ेंगे, शाइस्ता खान कौन था उसके बारे में पढ़ेंगे, पुरंदर संधि क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और शिवाजी का कर्नाटक अभियान क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक कैसे हुआ। मराठों के उत्कर्ष में शिवाजी का महत्वपूर्ण योगदान। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1727 में जुन्नर के निकट शिवनेर के किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले और निजामशाही राज्य के प्रमुख मराठा सरदार थे। उनकी माता जीजाबाई लखोजी जागब की पुत्री थी और उनकी जो कि निजामशाही राज्य के प्रथम श्रेणी के सरदार थे। 1636 में शाहजी का शिवनेर दुर्ग संधि के अनुसार शाहजहां को देना पड़ा। शिवाजी अपनी माता के साथ पूना आ गए जो जागीर के रूप में शाहजी को मिला था, यानी कि शाहजी को जागीर के रूप में पूना का किला मिला था, जिसमें जब शिवाजी बेघर हुए तो वो पूना आ गए। शिवाजी के प्रशिक्षण में दादाजी कोंडदेव व उनकी माता जीजाबाई का महत्वपूर्ण योगदान है। माता जीजाबाई से महाभारत रामायण इत्यादि के प्राचीन आदर्श वीरों की कथाओं का सुनकर शिवाजी के मन में हिंदू धर्म की रक्षा का आदर्श उत्पन्न हुआ। शिवाजी की संघर्ष यात्रा एवं मराठों का उत्कर्ष। शिवाजी की संघर्ष यात्रा विधिवत प्रारंभ 20 वर्षों की आयु तक पहुँचते हो चुकी थी। उन्होंने आजीवन मराठों के उत्थान और मराठा राज्य के विस्तार हेतु संघर्ष किया। इस संघर्ष में निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत भली प्रकार समझा जाता है। बीजापुर से संघर्ष, मराठा राज्य का निर्माण। शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की लड़ाई में उनका पहला लक्ष्य बीजापुर का अधिकार करना था। उन्होंने बीजापुर में खुले युद्ध के बजाय कूटनीतिक चातुर एवं छद्म युद्ध में सहारा लिया। 1648 में उन्होंने पुरंदर किले पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने जावली दुर्ग को लक्ष्य बनाया। जावली का किलेदार चंद्रराव मौर्य बीजापुर का उच्च जागीरदार था और मराठा एकता का बाधक था। इस किले पर शिवाजी ने चातुर्य के प्रयोग से अधिकार कर लिया। इससे उनकी शक्ति में अपार वृद्धि हो गई और बीजापुर राज्य के लिए गंभीर चुनौती थी। 1657 में अंग्रेज औरंगजेब के उत्तर प्रस्थान करने पर शिवाजी ने बीजापुर राज्य के उत्तरी क्षेत्र कोंकण पर आक्रमण कर दिया और कल्याण से आता हुआ खजाना लूट लिया। इस कृत्य से बीजापुर का सुल्तान क्रोधित हो उठा और उसने अपने विश्वासपात्र एवं योग्य अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा। अफजल खां का उद्देश्य शिवाजी को धोखे से मारना या बंधक बनाना था। जब अफजल खां युद्ध में सफलता मिलती नहीं दिखाई दी तो उसने छल का सहारा लिया और शिवाजी से वार्ता का प्रस्ताव दिया। शिवाजी उसकी नीयत को भांप गया और पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। भेंट कक्ष में अफजल खां ने शिवाजी को मारने के लिए जैसी तलवार निकाली वैसे ही शिवाजी ने अपनी तलवार से अफजल खां के घुसेड़ दी और यहाँ पर अफजल खां की मृत्यु हो गई और बीजापुर जो सेना थी उनका हौसला टूट गया। अब आते हैं मुगलों से संघर्ष। शाइस्ता खां पर आक्रमण। औरंगजेब ने 1660 में मुगल सूबेदार रूप से शाइस्ता खां की नियुक्ति की गई। इसके नेतृत्व में मराठों के अनेक किले छीन लिए गए। अब शिवाजी के पास मुख्य चुनौती थी कि मराठों की रक्षा करें और विशाल मुगल सेना के प्रति उत्तर में खुला युद्ध लड़ा जाए। अतः शिवाजी ने पुनः एक विषमकारी चातुर्यपूर्ण निर्णय लिया और शाइस्ता को छद्म हमला कर 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने कुछ चुने मराठा सरदारों के साथ पूना के महल में प्रवेश कर शाइस्ता खां पर हमला किया। शाइस्ता अनेक मुगल सैनिक मारे और शाइस्ता खां को खिड़की से कूदकर जान बचानी पड़ गई। उनका अंगूठा भी कट गया। इस प्रकार शिवाजी ने शाइस्ता खां को खदेड़ कर मुगल फौज में दहशत बैठा दी और उसे हतोत्साहित कर दिया। कृत्य से मुगल निरुत्साहित हुए और वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में नवीन आशा व विश्वास का संचार हुआ। पुरंदर की संधि 1664। शिवाजी ने सूरत को लूटा और उन्हें अपने राज्य के लिए धन की आवश्यकता थी। शाइस्ता खां पर आक्रमण और सूरत लूट में से औरंगजेब अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उसने मुगल साम्राज्य के योग्यतम सेनापति मिर्जा जय सिंह को दक्षिण भेजा। जयसिंह ने पूरी शक्ति के साथ शिवाजी पर आक्रमण किया, लेकिन शिवाजी जयसिंह से युद्ध नहीं करना चाहता अतः उसने संधि का प्रस्ताव दिया। जयसिंह ने उसके साथ पुरंदर के किले की संधि की 1665 में, ठीक है, जिसके फलस्वरूप शिवाजी को काफ़ी कठोर शर्तें माननी पड़ी। अब आते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक 1674। शिवाजी को उनके विरोधी महज एक उपद्रवी जागीरदार समझते थे, इसलिए उसने अपना स्वतंत्र सत्ता की घोषणा और मराठों के समक्ष राजत्व का आदर प्रस्तुत किया। उसने शिवाजी ने राज्याभिषेक का निर्माण किया।
महाराष्ट्र के लोगों ने अन्य क्षेत्रों के हिंदुओं के लिए एक उत्साहवर्धक घटना थी। जदुनाथ सरकार का मत है कि शिवाजी ने दिखा दिया कि हिंदू जाति में रचनात्मक शक्ति थी और उसमें आत्मविश्वास था। राज्याभिषेक के पश्चात शिवाजी ने मराठों के स्वतंत्र राज्य का ऐलान कर दिया और मुगलों को पुनः लूटा। कर्नाटक का युद्ध देखते हैं 1677 से 78 तक। शिवाजी का कर्नाटक अभियान उनके साहस और राजनीतिक सूझबूझ का अपूर्व उदाहरण है। इसका बीजापुर ने विरोध नहीं किया, गोलकुंडा ने उन्हें सहायता प्रदान की। मुगलों ने उनकी अनुपस्थिति में उनके राज्य पर आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार शिवाजी की कूटनीतिज्ञ ने यह असाधारण असफलता थी। इस अभियान का उद्देश्य धन प्राप्त करना और मराठा राज्य का विस्तार करना था। इस अभियान में शिवाजी का उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई और इसके फलस्वरूप जिंजी, बेलूर और त्रिवाड़ी में मराठा राज्य स्थापित हुआ। 12 अप्रैल 1680 में अल्पकालीन बीमारी के बाद शिवाजी का देहांत हो गया। इस 30 वर्ष तक निरंतर युद्ध करते हुए शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की और उसके नेतृत्व में मराठा एक राजनीतिक शक्ति बन गया। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट भी मराठाओं का उत्कर्ष का कारण नहीं रोक पाया। पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों का पराजय क्या कारण थे? देखो, मराठों का दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था इसका प्रमुख कारण थे। अब देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध जो अब्दाली के बीच हुआ था, मराठा और अब्दाली के बीच। मराठा पूर्व प्रचलित शिवाजी कालीन सैन्य व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हो गए थे। मराठा सेना में तो अनेक दोषपूर्ण दुर्बलताएं हो गई थी। बालाजी के समय में मराठा सेना में गैर मराठी भाड़े के सैनिक भी शामिल कर लिए गए। इससे सेना का संगठन लचर हो गया। मराठों के तोपखानों की व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी। इनमें इनकी तोपें बहुत भारी थी और खींचने के लिए काफ़ी मात्रा में सैनिक एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। बालाजी विश्वनाथ द्वारा जागीरदारी प्रथा का पूरा प्रचलन हुआ। इससे सामंतवाद का उदय हुआ। सामंतों में परस्पर ईर्ष्या एवं द्वेष के चलते संकट के समय सामंतों की सेनाएं एक सेनापति के नेतृत्व में संगठित होकर युद्ध करने में असमर्थ हुई। खादानों का समुचित प्रबंधन न होने से मराठों का पराजय का कारण बना। एक सेना के शक्तिशाली बने रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खादान और रसद की व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है। रणभूमि में अब्दाली के युद्ध सैनिकों का पास बुना हुआ माल और चमड़े के थैले में पानी था, जबकि मराठा सैनिक 2 दिन से भूखे थे। अब आते हैं दोस्तपूर्ण मराठा राजनीति। पेशवा बाजीराव की अदूरदर्शिता और स्वार्थपरक की नीति के कारण उत्तर भारत के समस्त शक्तिशाली शासकों का सहानुभूति एवं सहयोग को मराठाओं ने खो दिया। उत्तर भारत में बार सेनाएं भेजकर पेशवा ने बलपूर्वक शासकों से चौसर, देशमुखी, खड़गी इत्यादि के रूप में धन वसूला। राजपूत नरेशों को इस बात की आशा थी कि मराठे मुस्लिम शासकों से उनकी रक्षा करेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजपूतों से अधिकाधिक धन वसूला गया और इसी नीति ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी मराठों को शत्रु बना दिया। तब शुजाउद्दौला मराठों के खिलाफ अब्दाली से जा मिला और मराठा राजनीति का यह दोष था कि उन्होंने संकटग्रस्त परिस्थितियों में भी तथाकथित शत्रु पक्ष से समझौता नहीं किया। इस प्रकार पेशवा सरकार की अवास्तविक राजनीति कूटनीति दूरदर्शिता के अभाव में ने मराठों के शत्रुओं की संख्या में वृद्धि कर दी और अब्दाली की इसका भरपूर लाभ मिला। अब्दाली को मराठों द्वारा सुरक्षा इंतजामों की उपेक्षा। मराठों की एक बड़ी भूल यह रही कि उन्होंने उत्तरी भारत में अपने अधीनस्थ प्रदेशों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सेना नहीं रखी। इस भूल को मराठे 1751 में ही दोहराते चले आ रहे हैं। इसी का दुष्परिणाम उन्हें पानीपत की पराजय के रूप में भुगतना पड़ा। मुगल दरबार की नियुक्ति पेशवा के वकील तापूजी महादेव हिंगड़े ने 1751 में ही दिल्ली में एक शक्तिशाली मजबूत मराठा सेना रखने पर बल दिया था। इसके लिए उसने पेशवा से प्रार्थना भी की थी कि लेकिन पेशवा ने इनकी उपेक्षा कर दी। अतः ऐसी नीति का परिणाम मराठों के लिए विनाशकारी हुआ, क्योंकि जैसे ही अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, पंजाब में प्रवेश किया, इधर उधर नियुक्त मराठा सैनिक टुकड़ियां अफगानों द्वारा परास्त कर दी गई। मराठे अब्दाली की सेना का सामना नहीं कर सके और विभिन्न युद्धों में मराठों की निरंतर पराजय होती गई, जिसका अंतिम परिणाम पानीपत की पराजय थी। नजीब-उद-दौला से मराठों की शत्रुता। मराठों की नजीब-उद-दौला से शत्रुता भी उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। नजीब-उद-दौला मराठों का घोर शत्रु बन गया था और पानीपत का युद्ध होने से पूर्व भी मराठा विरोधी गतिविधियों में सतत संलग्न रहा तथा अब्दाली का निरंतर मराठों की शक्ति और राजनीतिक गतिविधियों की सूचना भेजता रहा। उसने मराठों के साथ विश्वासघात करके अब्दाली और मराठों के बीच प्रस्तावित संधि की शर्तों को बार बार अपने प्रभाव एवं दबाव से अब्दाली द्वारा अस्वीकृत करा दिया। घोर शत्रुता के कारण नजीब-उद-दौला ने दोआब और दिल्ली से मराठों को रसद प्राप्त सभी मार्गों में अवरुद्ध कर दिया। वहीं दूसरी ओर उसने अब्दाली को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया।
इस अब्दाली की सेना की शक्ति दोगुनी हो गई, जबकि मराठों की सेना भूख से बिलखती हुई छीड़ हो गई। मराठों की तुलना अब्दाली की का श्रेष्ठ सेनापतित्व। पानीपत के युद्ध में भाव की तुलना में अब्दाली की अधिक श्रेष्ठ सेनापति सिद्ध हुए। मराठों के पराजय का प्रमुख कारण अब्दाली का श्रेष्ठ सेनानायकत्व था। वह अपने समय का योग्य राजनीतिज्ञ और भाव की तुलना में अधिक बाल साहसी, सुयोग्य एवं अनुभवी सेनानायक था। अब्दाली के विभिन्न देशों की प्रणालियों का और सैन्य संचालित का श्रेष्ठ अनुभव एवं ज्ञान था। पानीपत का रण क्षेत्र भी उसकी व्यूह रचना श्रेष्ठ साबित हुई। उसने विभिन्न सैनिकों के मध्य परस्पर सहयोग एवं समन्वय स्थापित किया और जिससे कि वे मराठा सैनिकों से डटकर युद्ध कर सके। इसके अतिरिक्त अब्दाली ने सबसे बड़ी कुशलता का कार्य यह किया, उसने 10 लाख सैनिक सेना के पीछे सुरक्षित रूप से खड़े कर लिए थे। 10 लाख संरक्षक, 10 साहस। जब मराठों के प्रबल प्रहार से उसकी सेना विचलित होने लगी, तब उसने इन विश्राम प्राप्त सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया। मतलब यह है कि उसने 10 लाख सैनिकों को 10 साहस सैनिकों को पीछे सुरक्षित रूप से खड़े कर दिए। यानी कुछ सैनिकों को जो सेना के पीछे खड़े करते हैं, जिससे कि आगे वाली सेना जब हार जाए तो पीछे वाली जो विश्राम कर रहे सैनिक है ना, वो युद्ध में झोंक जाए। मराठों के हाथ से निकलकर अब्दाली के समक्ष पहुंच गई। अब्दाली युद्ध का निरीक्षण और संचालन स्वयं घूम कर रहा था। सैनिकों को प्रेरित करता रहा, परंतु भाव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका उपयुक्त कारणों के चलते पानीपत के युद्ध में अब्दाली के हाथों मराठों का पराजय का सामना करना पड़ा। अब आते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण एवं परिणाम की विवेचना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कारण। आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण फ्रांसीसी भय था। बेल्जली जो साम्राज्यवादी था 1798 में भारत आया, उसने यह अनुभव किया कि फ्रांसीसी भय से बचने के लिए केवल एक उपाय है कि समस्त भारतीय राज्य कंपनियों पर भी निर्भर होने की स्थिति में पहुंच जाए। उसने सहायक संधि की प्रणाली का विकास किया। मराठों ने इस जाल से बचने का प्रयास किया, परंतु आपसी झगड़ों का असफल रहे। पूना के मुख्यमंत्री नाना फडणवीस को 1800 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कर्नल पामर जो पूना में ब्रिटिश रेजिडेंट था, उसके कथानुसार उनकी मृत्यु के साथ ही मराठों की सूझबूझ भी समाप्त हो गई। नाना अंग्रेजी हस्तक्षेप का परिणाम जानते थे, इसलिए उन्होंने सहायक संधि को दूर रखा। नाना के नियंत्रण से मुक्त हुए पेशवा बाजीराव ने अपना घृणा रूप दर्शाया। उन्होंने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों से झगड़ा करवाया, षड्यंत्र रचे, परंतु वह स्वयं ही इनमें उलझ गए। दौलतराव सिंधिया और जसवंत दाव होलकर दोनों ही पूना में अपनी श्रेष्ठता जमाना चाहते थे। सिंधिया सफल रहा तथा बाजीराव पर सिंधिया का प्रभुत्व जम गया। 12 अप्रैल 1800 को गवर्नर जनरल ने पूना रेजिडेंट को लिखा कि सहायक संधि के बदले दक्कन से सिंधिया के प्रभुत्व को समाप्त करने में सहायता का प्रस्ताव करे, परंतु बाजीराव ने अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर पूना में परिस्थितियों ने गंभीर रूप से धारण कर लिया। अप्रैल 1801 में पेशवा ने जसवंतराव होलकर के भाई विट्ठल जी की निर्मम हत्या कर दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा तथा सिंधिया की सेनाओं को हृदयपसर के स्थान पर पराजित कर दिया। पूना पर अधिकार कर लिया। उसने अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पुनः गद्दी पर बैठाया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ले ली। 31/12/1802 में अंग्रेजों ने से इस संधि के लिए कि जिसके अनुसार पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। भारत तथा अंग्रेजी पदातियों की सेना पूना में रखना स्वीकार किया। पेशवा ने गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य के प्रदेश तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी कंपनी को दे दिए। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया और गायकवाड़ा के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। पेशवा ने निजाम तथा गायकवाड़ा के संग झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। पेशवा ने अंग्रेज विरोधी तथा सभी यूरोपीय लोगों को सेना से हटा दिया, अपने विदेशी मामले कंपनियों के अधीन कर दिए। यह तो सत्य है कि पेशवा की शक्ति शून्य के बराबर थी, परंतु इससे अंग्रेजों को बहुत से राजनीतिक लाभ हुए। पूना में प्रभुत्व बना और मराठा संघ का प्रमुख नेता सहायक संधि के बंधन में बंध गया, जिसको उसके अधीन नेताओं की वास्तविक स्थिति में कमी आई।
अपनी इस विदेश नीति में अंग्रेज़ों के अधीन करके पेशवा उन युद्धों के भार से मुक्त हो गया जिनमें वह उलझता रहता था। उसने निज़ाम हैदराबाद पर अधिकार छोड़ दिया और निज़ाम अब कंपनी के अधीन हो गया। पश्चिम की संधि का यह एक अन्य लाभ यह हुआ कि सहायक सेना मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ तथा पूना जो भारत के मुख्य केंद्रीय स्थान थे वहाँ तैनात कर दी, जहाँ से वह समस्त भारत में शीघ्रता से पहुँच सकती थी। यद्यपि इस संधि से अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई, परंतु यह उसी दिशा में एक पर्याप्त कदम था। सिडनी ओवन के इस कथन में इस संधि के फलस्वरूप कंपनी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत का साम्राज्य मिल गया। कुछ अतिशयोक्ति तो है, परंतु वस्तुतः सत्य यही है। मराठाओं के लिए यह राष्ट्रीय अपमान सहना कठिन था और भोसले ने अंग्रेजों को ललकारा। गायकवाड़ा, होलकर अलग रहे। बेलजली तथा लेक ने दक्षिण तथा उत्तरी भारत में मराठों की शीघ्र परास्त कर उन्हें अपमानजनक संधियां करने पर बाध्य कर दिया। देवगांव की संधि 17/12/1803 से भोसले ने कटक और बरदा नदी के पश्चिमी भाग अंग्रेजों को दे दिए। सिंधिया ने सूरजी अर्जुन गांव को संधि 13/12/1803 से गंगा तथा यमुना के मध्य के क्षेत्र कंपनी को दे दिए। जयपुर, जोधपुर तथा गोवा की राजपूत रियासतों पर अपना प्रभुत्व छोड़ा। अहमदनगर का दुर्ग, भड़ौच, गोदावरी और अजंता घाट भी कंपनी को दे दी। दोनों राजाओं ने रेजिडेंट रखना भी स्वीकार कर लिया। अप्रैल 1804 में होलकर तथा कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। यद्यपि आरंभ में होलकर को कुछ सफलता मिली, परंतु अंततः उसकी पराजय निश्चित हुई। इसी बीच बेलजली वापस चला गया और सर जॉर्ज बार्लो ने राजपुर घाट की संधि 25/12/1805 कर ली, जिससे मराठा सरदारों ने चंबल नदी के उत्तरी प्रदेश बुंदेलखंड छोड़ दिए और पेशवा एवं कंपनी के अन्य मित्रों पर भी अपना अधिकार छोड़ दिया। अब आते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मराठा संघ छिन्न-भिन्न हो गया। इस दूसरे दौर में भी मराठा शक्ति समाप्त तो नहीं हुई, परंतु निर्बल अवश्य हो गए। मराठों की हार का मूल कारण यह था कि उन्होंने अपनी पूर्वजों की छापामार युद्ध प्रणाली को छोड़कर खुले मैदान में बड़े बड़े तोपखाने तथा पैदल सेनाओं के साथ लड़ना शुरू कर दिया। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध मराठों की सफलता का कारण उनकी छापामार युद्ध प्रणाली थी, जिसे सिंधिया और भोसले दोनों ने ही त्याग दिया। होलकर इस सत्य को समझता था और इसलिए उसने कहा कि मराठा सैनिकों का सच्चा भाग्य उसके घोड़ों की कठिन काठी पर होता है। सिंधिया की पलटन और तोपखाने अन्य देसी शक्तियों को नाश कर सकते हैं, अंग्रेजों का नहीं। मतलब इन्होंने अंग्रेजों और जो आंग्ल और मराठा युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजों ने बोला है कि जो मराठा हैं वो तब तक हैं जब तक कि वो घोड़े पर बैठे हैं। अगर घोड़े पर से उतर जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं है। और जो मराठाओं की शक्ति है ना, वो सिर्फ दूसरों पर ही लागू हो सकती है, अंग्रेजों पर नहीं। यानी कि वो अंग्रेजों को कभी नहीं जीत सकते हैं। कुछ इतिहासकारों का तो ये कहना है कि सिंधिया के विरुद्ध सिखों ने भी अंग्रेजों की सहायता की। राणा रणजीत सिंह सिंधिया को 4 लाख रुपये सालाना चौथ देते थे और मराठाओं के अधीन थे। बेलजली ने रणजीत सिंह को यह आश्वासन दिया था कि सिंधिया की पराजय के बाद रणजीत सिंह को स्वतंत्र राजा मान लिया जाएगा, उसकी सलाह लगाने भी माफ़ कर दी जाएगी। इस प्रकार दूसरे मराठा युद्ध का सीधा परिणाम सिख राज की उत्पत्ति थे, जिसने राजा रणजीत सिंह को मराठाओं से मुक्त कर दिया। जो भी द्वितीय मराठा युद्ध ने दक्षिण भारत दोआब अंग्रेजों को सर्वे सर्वा बना दिया। अंग्रेजों का भारत सबसे बड़ी राजशक्ति के रूप में उभरे। द्वितीय मराठा युद्ध का पढ़ी करते हुए इतिहासकार डोडवेल ने लिखा है कि इस प्रकार 5 महीनों के अंदर मराठा संगठन के सबसे अधिक शक्तिशाली हाथों की तुलनात्मक रूप से ऐसा कर दिया गया कि वे कोई हानि न कर सके। अब आते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। पेशवा बाजीराव प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। उसका जन्म 1700 ईस्वी में होता है। उसके बचपन का नाम बीसाजी था और उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी प्रकार से हुई थी। उसने मल्ल विद्या और अश्रुवर्ण में परंपरा स्थापित शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त पढ़ने लिखने में वह निपुण था। अतः बाजीराव प्रथम में ब्रह्मरोचित पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ उच्च कोटि के सैनिक गुणों भी विद्वान थे। जब पेशवा बाजीराव
बालाजी का देहावसान हुआ तो उस समय बाजीराव की उम्र 20 साल की थी। बालाजी के देहावसान में 15 दिन बाद 17 अप्रैल 1720 को साहू ने बाजीराव प्रथम को अपना पेशवा नियुक्त कर लिया। नियुक्त कर लिया। अब आते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम की उपलब्धियों के बारे में देखते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम की लिखित प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। दक्षिण भारत में मराठा सर्वोच्चता की स्थापना हेतु प्रयास। बाजीराव प्रथम ने दक्षिण में निजाम के साथ संघर्ष किया। उसमें 1728 में मुंगी सेगांव संधि के रूप में उसे सफलता प्राप्त हुई। अप्रैल 1731 में बाजीराव ने दहाड़े पर आक्रमण करके साहू के विरोधियों को परास्त कर दिया। कोंकण तट पर मराठा प्रभुत्व की स्थापना हुई। उसने सिंधियों के आधे परगनों पर अधिकार कर लिया। इसका दक्षिण में मराठा सर्वोपरि की स्थापना बाजीराव प्रथम की विशिष्ट उपलब्धि रही है। मराठा संघ के स्वरूप में परिवर्तन। बाजीराव ने पुराने सामंत सदस्यों को शक्तिहीन करके अपने समर्थकों को मराठा संघ का सदस्य बना दिया। इन्हें उसने अपने नेतृत्व में नियंत्रित किया। इस नए मराठा संघ को समस्त मराठा शक्ति बाजीराव के हाथों में आ गई। अब साहू महत्वहीन हो गया है। सैनिक शक्ति को संगठित करना। बाजीराव का विशेष एवं महत्वपूर्ण कार्य सैनिक शक्ति का संगठन भी था। बाजीराव में स्वयं एक रण निपुण सेनानायक के गुण विद्यमान थे। उसने सदैव विजय प्राप्त करने हेतु एक कुशल पैदल एवं अश्वारोही सेना का गठन किया। ठीक है, अब इसके बारे में अब सिर्फ वही देखेंगे जो अभी तक क्वेश्चन आया। मराठा के पतन के कारण। मराठा साम्राज्य शिवाजी महान की प्रतिभा एवं सैनिक योग्यता के कारण अस्तित्व में आया था। हास के एक छोटे काल के बाद यह बाजीराव प्रथम द्वारा पुनर्जीवित किया गया। करीब 40 वर्ष तक यह राजनीतिक प्रभुत्व के लिए अंग्रेजों से स्पर्धा करता रहा, परंतु बाद में उसी मराठा साम्राज्य की इमारतें एकाएक गिर पड़ी। यह मुख्यतः मराठा राज्य की प्रकृति की कुछ अंतर्वयी त्रुटियों के कारण हुआ, जो 18वीं सदी में विशेष तौर पर परिलक्षित हुए। यद्यपि अन्य तत्व भी थे जिन्होंने इसके पतन में योगदान दिया। अयोग्य नेतृत्व। उत्तरकालीन मराठाओं में उत्तम नेतृत्व का पूर्णतः अभाव था। अच्छे नेता तो 18वीं शताब्दी के अंत तक समाप्त हो गए थे। मराठा राज्य के स्वाभाविक दोष। सर जदुनाथ सरकार के अनुसार मराठा राज्य में कुछ स्वाभाविक दोष थे। उन्होंने किसी समुदाय विकास, विधा प्रसार अथवा जनता को एकीकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मराठा साम्राज्य के लोगों की एकता कृत्रिम में आकस्मिक थी। एक स्थिर आर्थिक नीति का अभाव। मराठों की आर्थिक नीति स्थिर राजनीतिक अवस्था में सहायक नहीं थी। यह आर्थिक नीति महाराष्ट्र की बंजर भूमि, समृद्धशाली कृषि, व्यापार एवं उद्योगों के लिए कोई आज्ञा प्रदान नहीं करी। मराठा राज्य की चौथ जैसे आमदनी के निश्चित साधन पर निर्भर रहना पड़ता था। मराठों की घटिया सैनिक प्रणाली। 18वीं शताब्दी में मराठों ने अपनी युद्ध की पुरानी गोरिल्ला नीति को छोड़ दिया, किंतु महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस तक के समय में वे पश्चिम की वैज्ञानिक पद्धतियों को संगठित एक सैनिक प्रणाली को विकास नहीं कर सके। इसके विपरीत अंग्रेज योग्य सैनिक संगठनों से संपन्न थे, अतः मराठों की पराजय होनी ही थी। अब आते हैं सालवाई की संधि क्या है। यह संधि सिंधियों की मध्यस्थता के कारण पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच 17 मई 1782 ईस्वी में हुई थी।
अब देखें इस संधि के प्रमुख प्रावधान कौन कौन थे। माधव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया। ठीक है, इस संधि के सालसेट द्वीप तथा थाना का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों ने राघोबा का पक्ष छोड़ दिया और उसे निर्वाह के लिए 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी। सिंधिया को यमुना के पश्चिम की सारी भूमि वापस मिल गई। हैदर अली को, जो इस संधि में सम्मिलित न था, उसे वह भूमि छोड़ देनी पड़ी और उसने अरेकाट के नवाब से जीत ली। सालवाई की संधि ने अंग्रेजी कंपनियों को 20 वर्षों की शक्ति प्रदान की। 13 मई 1800 ईस्वी को नाना फडणवीस की पूना में मृत्यु हो गई। पूना में ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल पामर ने भविष्यवाणी की थी कि उसके मराठा सरकार का सारा सयानापन तथा संयम चला गया है। परिणामस्वरूप पूना दरबार पुनः षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। इसके सदस्यों की पूना दरबार के प्रति राजभक्ति ढीली ढाली पड़ गई, लेकिन मराठों में अहिल्याबाई, मादजी सिंधिया, नाना फडणवीस जैसे कुछ योग्य व्यक्ति भी थे। मादजी सिंधी इस युग का सबसे प्रमुख मराठा सरदार था। ब्रिटिश सरकार ने सालवाई की संधि में उसे एक स्वतंत्र राजा स्वीकार कर दिया। इस नए पद का उपयोग उसने उत्तरी भारत में अपना अधिकार बढ़ाने और दृढ़ करने में किया। उसने युद्ध के पुराने मराठे तरीके छोड़ दिए। वह अपनी सेना में कुछ राजपूत मुसलमानों को भी रखने लगा। उसने यूरोपीय तरीकों से पर सेना का संगठन किया। इस कार्य के लिए उसने एक इटली के निवासी सैनिक विशेषज्ञ विनोद द वाइन को नियुक्त किया। महर्षि विद्या ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से पेशवा माधवराव द्वितीय के लिए वकील का पद प्राप्त किया और स्वयं पेशवा का नायक बन गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4, आंग्ल फ्रेंच संघर्ष। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की क्या कारण थे। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी, ठीक है, इन सबको देखते हैं। आंग्ल फ्रेंच संघर्ष 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा केवल राजनीतिक चालों तथा भारतीय शासकों का ज़्यादातर समर्थन पाने तक ही सीमित नहीं थी, किंतु 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों की मृत्यु के बाद भारत में प्रभावकारी केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया। मुगल साम्राज्य के ठहरघरों पर कई स्वाधीन रियासतें उठ खड़ी हुई, किंतु दूरदर्शिता की कमी एवं पूर्व के कारण पतन एवं विघटन के वातावरण में शक्तियाँ एक दूसरे के विनाश पर तुली थी और विदेशी शक्तियों के खौफ से बिखरती हैं। भारत का दुर्भाग्य यूरोप के लिए अवसर बन गए। पहले फ्रांसीसियों फिर अंग्रेजों ने भारत की पहलियों को ठीक से समझा। अंग्रेजी संस्कृति के बीच प्रतिसर्जक न होते हुए डुप्ले ने अपने मकसद में कामयाब हुआ। यद्यपि फ्रांसीसी बाद में अंग्रेजों से बाद में आए, किंतु भारतीय राजाओं को धन के बदले सैन्य सहायता, फिर अधिक धन की मांग तथा एक धन के बदले में राज्य का हिस्सा अपने वास्तव में फ्रांसीसियों की सोच थी, जो कालांतर में अंग्रेजों की सोच बन गई। अब वे सफल भी रहे। यद्यपि भारत में अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष के युद्ध दोनों शक्तियों के यूरोपीय युद्धों के कारण थे, किंतु इनका भारत के इतिहास में दीर्घकालीन असर पड़ा है। इनका युद्ध क्षेत्र कर्नाटक और दक्षिणी क्षेत्र होने के कारण ये कर्नाटक युद्ध चलाए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। 1740 में आरंभ हुआ, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के शत्रु बन गए। यद्यपि भारत में फ्रांसीसी कंपनियां अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण युद्ध नहीं चाहती थी, किंतु यह संभव न हो सका क्योंकि फ्रांस व इंग्लैंड संपूर्ण विश्व में संघर्ष कर रहे थे। वॉल्टेयर ने लिखा है कि हमारे देश में पहली तोप से निकली आग ने संपूर्ण अमेरिका और एशिया के तोपों में आग लगा दी। भारत में फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस में फ्रेंच गवर्नर की सहायता से 1740 में मद्रास की विजय प्राप्त कर ली, किंतु कुछ मतभेदों के कारण उसने डुप्ले के भारत से अंग्रेजों को भगा देने की योजना के क्रियान्वयन में साथ नहीं दिया और मॉरिशस वापस चला गया।
डुप्ले ने मद्रास में पुनः आक्रमण कर लिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन से सहायता मांगी जो उसने ठुकरा दी, किंतु जब नवाब ने फ्रांसीसियों को बर्दाश्त छोड़ने को कहा तो उन्होंने यह बहाना बनाया कि वे विजय नवाब के लिए कर रहे हैं। मद्रास विजय से नाराज होकर नवाब ने अपने पुत्र के नेतृत्व में डुप्ले के विरुद्ध सेना भेजी। अब यहाँ दिक्कत होगी। थोड़े से फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा 1746 में सेन टोमे की लड़ाई में हार गए। इसी यूरोपीय शक्तियों को भारतीय नरेशों की सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई कि एक छोटी सी प्रशिक्षित सेना भारतीय नरेशों की बड़ी सेना को भी हरा सकती है। अंग्रेजों और फ्रांसीसी पुनः युद्ध की तैयारी कर रहे थे। यूरोप में एक्स ला सैपेल की संधि हो जाने से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारियों का युद्ध समाप्त हो गया। यह युद्ध भारत में भी समाप्त हो गया। इसी संधि से मद्रास के बदले फ्रांसीसी को अमेरिका में लूबर प्राप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध थे 1749-54 में। 1757 में दोनों विदेशी कंपनियों के पास सैनिक थे और दोनों युद्ध के खर्चे से बचना चाहते थे, इसलिए वे उन सेनाओं के भाड़े पर देने की इच्छुक थे। इस बीच 1748 में दक्षिण के सूबेदार निजामुल आसफाजा की मृत्यु हो गई। सूबेदारी के लिए उसके पुत्र नासिर जंग का पौत्र मोहम्मद अली में संघर्ष हुआ। अंग्रेजों ने मोहम्मद अली का और फ्रांसीसियों ने नासिर जंग का समर्थन किया। इसी समय कर्नाटक के नवाबी के लिए चांदा शाह ने नवाब अनवरुद्दीन के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। डुप्ले का समर्थन प्राप्त किया। आरंभ में डुप्ले का लक्ष्य राजनीति नहीं था, अपना प्रभाव बढ़ाकर व्यापारिक सुविधा प्राप्त करना चाहता था, किंतु धीरे धीरे पाकिस्तान युद्ध में बदल गई। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व मोहम्मद अली का समर्थन अधिक सैनिक शक्ति के साथ किया। क्लाइव के नेतृत्व में अरकाट का घेरा डाला। चांदा साहब का तिरुचिरापल्ली से अपनी सेना हटानी पड़ी। फलतः अंग्रेज मोहम्मद अली को सैन्य सहायता पहुंचा सके। अंग्रेज ने चांदा साहब को षड्यंत्र से मरवा दिया और मोहम्मद अली को हैदराबाद का नवाब बना दिया। डुप्ले के जाने के बाद बने गवर्नर गांडुकू ने एक संधि दिसंबर 1754 में कर शांति स्थापित कर दी। मिल के अनुसार अंग्रेजों ने इस संधि के द्वारा वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसके लिए वह युद्ध कर रहे थे, तथा फ्रांसीसियों ने यह सब खो दिया जिससे वे उस समय तक प्राप्त कर चुके थे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखते हैं 1757 से 1773-63। इस संघर्ष का तीसरा निर्णायक दौर यूरोप के 70 वर्षीय युद्ध के साथ ही शुरू हुआ। फ्रांस ने इस युद्ध में शामिल होने के बाद अपने अमेरिका को भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया, किंतु 1758 के बाद फ्रांस यूरोप और अमेरिका में इतना उलझ गया कि भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त सहायता न कर सका। आरंभ में फ्रांसीसी सैन्य संचालक लेनी ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण कर लिया, किंतु सीधी आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसने दूसरी को हैदराबाद से बुलाया। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक तौर से हरा दिया। 1760 में पांडिचेरी उनके हाथ से निकल गया। कारिकल, माहे और अन्य क्षेत्र उनके हाथ से निकल गए। 1763 में पेरिस की संधि द्वारा चंद नगर को छोड़कर वे सभी स्थान फ्रांसीसियों को वापस कर दिए गए जो 1749 में उनके पास थे, किंतु अब वे इन स्थानों पर किलेबंदी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार अंग्रेजों ने की यूरोपीय शक्ति के रूप में फ्रांसीसी चुनौतियों का फहरा। इस संघर्ष का अंत तो 1760 में वांडीवास के युद्ध से ही हो गया था। मेडिसन ने इस युद्ध के बारे में लिखा है कि वांडीवास के युद्ध में उस साल हिमालय की भूमि पर जागेरा जिसको बनाने में मार्टिन ड्यूमा और डुप्ले ने सहयोग किया। इससे लैली की आसान समाप्त हो गई। उसने पांडिचेरी के भविष्य का निर्णय कर दिया। इस प्रकार फ्रांसीसियों की पराजय के बाद भारतीय नरेशों का समाप्ति तौर पर शुरू होने की थी। 10 वर्ष समय का था। ठीक है, अब आते हैं अपनी अंतिम असफलता के बावजूद भी डुप्ले भारतीय इतिहास का एक प्रतिभावान व्यक्ति है। क्या आप प्रोफेसर P.I. रॉबर्ट्स के डुप्ले के उपलब्धियों के संबंध में इस कथन को सहमत हैं? अगर वो डुप्ले के व्यक्तित्व को देखते हैं, डुप्ला फ्रांसीसी इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जनरल के पुत्र के रूप में जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले का जन्म 1697 में हुआ था। व्यापार में रुचि न होने के बावजूद उसने फ्रांसीसी कंपनी में नौकरी की और 1720 में पांडिचेरी में कुछ पद पर नियुक्त हुआ।
वह अपनी योग्यता से उन्नति करता गया और उसने पांचेरी को एक सुंदर व्यापारिक नगर बनाने का प्रयत्न किया। उसकी सेवाओं से संतुष्ट होकर कंपनी ने उसे चंदनगर का गवर्नर पद नियुक्त कर दिया। परंतु प्यारे में जब वह ड्यूमा भारत से वापस गया तो कंपनी ने उससे गवर्नर का पद पांचेरी भेज दिया गया। इस पद पर वह 1754 तक रहा। दूसरे की असफलताएं देखते हैं। डुप्ले एक महान शासक और दूरदर्शिता योजनाएं बनाने एवं दिव्य राजनीतिक अंतर्दृष्टि वाला जन्मजात नेता था। वह पहला यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों की कमजोरियों से प्रेरित होकर भारत में व्यापार करने के स्थान पर राजनीतिक शक्ति बनाने की चेष्टा की। यद्यपि वह असफल रहा किंतु उसके लिए उसकी नीतियाँ व योजनाएं जिम्मेदार नहीं हैं, किंतु उन्हीं पर चलकर ने भारत में साम्राज्य स्थापित किया। इसकी असफलता ही फ्रांसीसी की असफलता बन गई। अब देखते हैं नेक्स्ट। आर्थिक व्यवस्था ठीक न रह पाना, फ्रांस की सहायता न मिल पाना, डुप्ले का ध्यान बटा होना। देखो, आर्थिक व्यवस्था ठीक न रह पाना, फ्रांसीसी कंपनी को आर्थिक स्थिति पहले से ही ज़्यादा अच्छी न थी और डुप्ले की राजनीति डुप्ले का व्यक्तित्व। डुप्ले को भारत में नवाब की उपाधि मिली थी और उसका रहन सहन भी सौहार्द शौकत वाला था। इससे उसके बारे में गलत धारणाएं बनी कि स्वयं फ्रांस में विचार फैला कि समृद्ध एक विलासी और अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांस के हित में कब को बलिदान कर रहा है। कंपनी और फ्रांस के अनावश्यक युद्धों में फंसा रहा है। इस धारणा ने उसकी अहित किया। फ्रांस में फ्रांसीसी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए लक्ष्य को लेकर जो साहस कौशल उसने प्रदर्शित किया, उससे इन फ्रांसीसियों की स्थिति इतनी दृढ़ हो गई कि अंग्रेज उससे भयभीत हो गए। जैसे जैसे वह सफलता प्राप्त करता गया, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई। प्रशासक के रूप में चंद्रनगर के प्रशासक के रूप में डुप्ले ने अपनी दूरदृष्टि तथा प्रशासनिक गुणों को पर्याप्त परिचय दिया। उसने सहयोगियों को ऋण देकर स्वयं की पूंजी लगाकर विदेश व्यापार बढ़ाकर शीघ्र ही चंद्रनगर को व्यापारिक मंडी बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पता नहीं क्या है ये 24 है, दोनों यूपी है। जिसके परिणामस्वरूप डायरेक्टरों ने उसे पांचेरी का गवर्नर बना दिया। पांचेरी की किलेबंदी ने फ्रांस की सरकार के मना करने पर भी किया, किंतु यह पांचेरी व कंपनी के हित में था। मराठों व कर्नाटकों के नवाब के निरंतर हस्तक्षेप से बचने के लिए उसने यह किया, जिसके परिणामस्वरूप पांचेरी सांस्कृतिक शक्तियों का केंद्र व्यापारिक मंडी बन गया। कूटनीति के रूप में अंग्रेज फ्रांस संघर्ष के 2 युद्ध में उसने अपनी कूटनीति के बल पर अपने पक्ष में किए। प्रथम कर्नाटक युद्ध से डुप्ले की प्रतिष्ठा बढ़ी, उसकी कूटनीति काम आई तथा दूसरे युद्ध में इसे और भी स्पष्ट कर दिया। डुप्ले का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना था। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार यूरोपीय लोग विरोधी भारतीय निर्देशों का समर्थन कर उससे लाभ उठा सकते हैं। हैदराबाद कर्नाटक में हस्तक्षेप ने यह सिद्ध कर दिया कि विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक समस्त क्षेत्र जनरल पुस्ती के अधीन आ गया था। हैदराबाद में फ्रांसीसी सेना स्थायी रूप से पहले ही थी। कृष्णा नदी के दक्षिण में कर्नाटक का नवाब डुप्ले स्वयं घोषित किया जा चुका था। इन सब के बावजूद कि वह महान कूटनीतिक तथा व्यवहारिक न था, वह स्वयं सैनिक न था, अतः अभियानों के लिए उसे पूरी तरह अधीनस्थ पर आश्रित रहना पड़ता था, जो अयोग्य था। एक नेता के रूप में डुप्ले में जन्मजात नेतृत्व क्षमता थी। उसके ओजस्वी व्यक्तित्व
उसके ओजस्वी व्यक्तित्व के कारण उसे अधीनस्थ लोग उसमें अपने तथा उसके उत्तम निर्णय में पूर्ण विश्वास रखते थे। जब फ्रांसीसी सरकार का डुप्ले की वापसी का संदेश आया तो बहुत से अधीनस्थ लोगों ने त्यागपत्र देने का निश्चय कर लिया। बुस्सी ने भी त्यागपत्र दे दिया, किंतु डुप्ले ने उसे राष्ट्र सेवा करते रहने के लिए मना कर दिया। डुप्ले का भारतीय इतिहास में स्थान। डुप्ले भारत में आए सभी योग्य यूरोपियों में एक था। उन सभी का अग्रगामी था जो भारत में यूरोप से आए और सफल प्रशासक सिद्ध हुए। P.I. राइट्स के अनुसार डुप्ले ने वर्षों तक पूर्व में फ्रांस की प्रतिष्ठा को विषमताई ऊंचाइयों तक उठाया, भारतीय रजवाड़ों तथा नेताओं की ऐसी ख्याति प्राप्त की जो आज तक कभी किसी ने नहीं प्राप्त की थी। वह अपने समकालीन अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न कर दिया। यह सब उसकी अपनी निजी शक्ति एवं बुद्धि का द्योतक है। उसके स्वयं असफल कार्यों में ने ब्रिटिश कंपनियों को भारत में स्थापित होने की सहायता दी। भारतीय नरेशों के दरबारों में उसने जो हस्तक्षेप की नीति की शुरुआत की थी वह अंग्रेजों के बाद जारी रही। निसंदेह यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भांति आर्थिक रूप से सुदृढ़ उसकी कंपनी होती तो फ्रांसीसी लोग उसका साथ देते तो भारत का इतिहास ही और होता। J.B. मालसेन के अनुसार शब्दों के उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसने उसे सूझबूझ से जोता था उर्वर बन गई। वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत बाद उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और इससे उससे अत्यधिक लाभ उठाया। इस प्रकार P.I. राइट्स का कथन है कि अपनी अंतिम असफलताओं के बावजूद भी डुप्ले भारतीय इतिहासकार के पुराने एवं तेजस्वी व्यक्तित्व सिद्ध होता है। बाद में अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या थे? आर्थिक दृष्टि से ब्रिटिश कंपनी अमेरिका व अफ्रीका में भी व्यापार करते थे। फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में उसका आर्थिक चक्र ज़्यादा बड़ा और गतिशील था। आर्थिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र थी और राज्य से इस बारे में कोई अपेक्षा नहीं रखते थे। मूलतः बंगाल में आर्थिक अधिकार जाने के बाद इस अंतर में वृद्धि होती जाएगी। फ्रांस की भारत के प्रति अनिच्छा। ठीक है, फ्रांस की भारत के प्रति अनिच्छा। उस समय फ्रांस इंग्लैंड आदि देशों के साथ यूरोप अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए युद्ध में लगा था, जिससे उससे यूरोप की प्राकृतिक सीमाएं प्राप्त हो सकें। इसी वजह से वह अमेरिका व भारत में ब्रिटिश शक्ति से टकरा रहा था। उसका भारत में व्यापार करने या साम्राज्य स्थापित करने की कोई विशेष इरादा नहीं था। वह यूरोप के कुछ मील क्षेत्रफल के लिए भारत के विशाल भूभाग की अनदेखी कर रहा था। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं करके अपने को यूरोपीय मामलों में उलझाने से बचाया। भारत में अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद पूरी तन्मयता से साम्राज्य विस्तार किया और इसमें वे सफल भी रहे। इधर फ्रांसीसी कंपनी विभिन्न मोर्चों पर रद्द होने के कारण डुप्ले की महत्वाकांक्षाओं को सफल न बना सकी। अंग्रेजों की बंगाल में सफलता पाना। अंग्रेजों की बंगाल में विजय एक अति महत्वपूर्ण कारण था। उससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ साथ उन्हें बंगाल का अपार धन और जनशक्ति भी मिल गई। जिस समय फ्रांसीसियों को अपने सैनिकों को वेतन देने के लाले पड़े थे तब बंगाल के कर्नाटक धन तथा जन दोनों ही भेज रहा था। दक्कन का प्रदेश पूरी तरह अनुपजाऊ था। फ्रांसीसियों द्वारा भारत में किए जाने वाली युद्धों की क्षतिपूर्ति इस क्षेत्र में नहीं मिल सकती थी। बंगाल पर आधिपत्य करने से अंग्रेजों का व्यापार भी भीतरी भागों में नदियों की सहायता से बढ़ा। मेरियट ने ठीक कहा है कि डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजने का असफल प्रयास किया, जबकि क्लाइव ने चाबी बंगाल में खोजी तथा प्राप्त कर ली। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता। फ्रांस की तुलना में ब्रिटेन की नौसेना की शक्ति अधिक थी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारियों की युद्ध के अवसर पर ही ब्रिटेन ने फ्रांस की नौसेना पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली। इस श्रेष्ठता ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संघर्ष को प्रत्येक स्थान पर प्रभावित किया। अंग्रेज अपनी नौसेना की शक्ति के कारण निरंतर यूरोपीय बम्बई और बंगाल से कर्नाटक में सहायता पहुंचा सकते थे और फ्रांसीसियों की सहायता पहुंचाने से रोकते थे। पश्चिमी घाट पर बम्बई जैसे प्राकृतिक बंदरगाह घाट भी सुरक्षित थे। ठीक है, फ्रांसीसी अधिकारियों के परस्पर झगड़े। बड़े बड़े फ्रांसीसियों में कभी सामंजस्य नहीं रहा। वे आपस में झगड़ते रहते थे। लाबुर्दाने
बार डुप्ले में झगड़ा हो गया था। जब संघर्ष निर्णायक दौर में था, बुशी और डीएच कभी भी डुप्ले के साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकते थे। यद्यपि डुप्ले व बुशी व्यक्तिगत रूप से क्लाइव, सैंडर और लॉरेंस से कम नहीं थे, किंतु वे अपने सैनिकों में जोश नहीं भर पाए। दूसरी ओर अंग्रेजों को कुशल नेता तथा उन्हें लॉरेंस फोर्ड स्मिथ जैसे अनेक कुशल अधीनस्थ अधिकारी प्राप्त हुए। इसका कारण फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारत में अपराधियों व सजायाफ्ता लोगों का भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए भेजा जाना था। काउंट लाली सभी को दूर समझता था। ऐसे लोगों से उच्च नैतिकता की आशा व्यर्थ थी। अतः अब देखो, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज कंपनी की आर्थिक संपन्नता। अंग्रेज कंपनी मूलतः व्यापारिक कार्यों व उद्देश्य में रत रहने के कारण फ्रांसीसी कंपनियों की तुलना में व्यापार तथा आर्थिक रूप से अधिक संपन्न थी। अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक उद्देश्यों को कभी नहीं त्यागा, जबकि फ्रांसीसी नायक डुप्ले ने यह शीघ्र ही समझ लिया कि नौसैनिक अकुशलता के चलते वे भारत में बड़ी व्यापारिक शक्ति नहीं बन सकते हैं। अतः डुप्ले ने भारत में राज्य स्थापित करने की योजना बनाई। इसी मूल कारण से अंग्रेज भारत में हुए युद्धों का व्यय भार उठा पाए और फ्रांसीसी कंपनी को निरंतर अपने देश की तरफ अपेक्षा की निगाहों से देखना पड़ा, जो स्वयं यूरोप व अमेरिका के उलझाऊ व खर्चीले युद्धों में फंसा था। एक व्यापारिक कंपनी बिना अच्छी आर्थिक स्थिति कहीं भी साम्राज्य स्थापित करने में सफलता नहीं पा सकती थी। स्वयं बुशी ने कहा है कि सफलता और विजय एक व्यापारिक कंपनी के लिए साधारण गणित की चीज़ें हैं। सबसे बुरी बात व्यय का आय से अधिक होना है, अथवा उत्पादन का कम से कम खर्चे के बराबर भी ना होना भी है। इस कारण फ्रांसीसियों ने तो कभी पर्याप्त सेना का संगठन न कर सके और ना ही अपने सैनिकों को ठीक समय पर वेतन दे सके। यहाँ तक कि सैनिक यदाकदा वेतन के लिए विद्रोह भी करते रहते थे। इसके विपरीत अंग्रेजों की कंपनी आर्थिक रूप से सुदृढ़ थी। यह सुदृढ़ बंगाल पर ब्रिटिश विजय के बाद बढ़ी। सरकार व दत्त ने लिखा है कि निसंदेह प्लासी ने कर्नाटक के संघर्ष का निर्णय कर दिया था। क्लाइव के अनुसार हमारी नौसेना की श्रेष्ठता और अपार धन और अन्य सभी प्रकार की रसद जो हम अपने मित्रों को दक्षिण में इस सूबे में भेजेंगे, जबकि शत्रु को प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। ऐसा लाभ है कि यदि इनका पूरा ध्यान रखा जाए तो हम वही नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक भाग में उनका पूरा विनाश करने में सफल हो सकते हैं। अंग्रेजी कंपनी के अधीन भारत में सामाजिक व आर्थिक धार्मिक सुधारों का वर्णन कीजिए। भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से किए गए हैं वो देखते हैं। सती प्रथा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया। प्रारंभ में केवल बंगाल पर लागू थी, लेकिन अगले वर्ष यह बम्बई, मद्रास और प्रेसिडेंसी ने भी लागू कर दिया। यह नियम को पारित करवाने में राजा राममोहन राय का विशेष योगदान है। सती प्रथा। ठगी प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ठगों का दमन किया गया। इसके लिए उसने एक अधिकारी कार्ल स्लीमैन की नियुक्ति की। 1830 ईस्वी तक ठगों का दमन कर दिया गया। शिशुवध। गवर्नर जनरल चांसोर के समय में 1795 में बंगाल का नियम 21 तथा बेल्वेडेर के समय 1802 ईस्वी की धारा 6 के द्वारा शिशु हत्या को साधारण हत्या के रूप में मान लिया गया और इस प्रकार शिशुवध प्रथा भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। शिशुवध प्रथा मूलतः राजपूतों में प्रचलित थी, जो कन्याओं के जन्म लेते ही मार डालते थे। नरबलि प्रथा। भारतीय समाज में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम को जाता है। इसके लिए उसने एक अधिकारी कैंपबेल की नियुक्ति की। 1844 से 45 ईस्वी तक यह प्रथा भी समाप्त हो गई। दास प्रथा। गवर्नर जनरल एलन बरो ने 1843 ईस्वी में 5वें नियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया। एलन बरो ने, यानी कि सती प्रथा का अंत हुआ। ठगी प्रथा, शिशुवध, नरबलि प्रथा, दास प्रथा, ये सब अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया है। मध्यकाल में फिरोज तुगलक ने दासों के व्यापार पर रोक लगा दी। जबकि अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आधुनिक काल में कॉर्नवालिस ने 1789 में दासों के व्यापार को बंद करवा दिया।
विधवा पुनर्विवाह। विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित 4 व्यक्तियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी.के. कर्वे, विदेश लिंगम पुत्तलू एवं विष्णु शास्त्री पंडित। बंगाल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर सामाजिक चेतना लाने की अग्रणी रहे। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर रहते हुए इन्होंने सभी जातियों को संस्कृत पढ़ाने का अवसर प्रदान किया। समाज के क्षेत्र में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान विधवा विवाह को मान्यता दिलवाने में रहा। इन्होंने अपना सारा जीवन विधवाओं के पुनर्विवाह में लगा दिया। इनके प्रयत्नों में 1855 से 56 ईस्वी के मध्य 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया गया। ईस्वी में इन्होंने 984 लोगों को हस्ताक्षरित याचिका कंपनी सरकार को विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने हेतु दिया। इनके अपील का अनुगमन करते हुए बर्धमान के राजा मेहताब चंद्र तथा नदिया के राजा श्रीचंद्र ने भी इस आशय पर के प्रार्थना पत्र भेजे। डलहौजी की कार्यकारी के सदस्यों ने विद्यासागर के सुझावों का स्वागत किया। 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया। डी.के. कर्वे ये फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे। इन्होंने 1893 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया। 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम स्थापित किया और 1906 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। धार्मिक सुधार। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने भारतीय धर्म की संस्कृति को व्यापक रूप में प्रभावित किया। अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी व धर्म प्रचारक भी भारत आए। इनके प्रयत्न से देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, इससे पाश्चात्य ज्ञान एवं विचार भारतीयों तक पहुंचने लगे। जब ईसाई मिशनरियों ने भारतीयों को ईसाई बनाने शुरू कर दिया, इसके विरुद्ध हिंदुओं की तीखी प्रतिक्रिया हुई और कुछ हिंदू अपने धर्म की रक्षा प्रयत्न जुट गए। जो हिंदू सुधारक थे वे ये समझ गए कि ईसाई हिंदुओं को निम्नलिखित कमजोरियों का फायदा उठा रहे थे। इस समय हिंदू धर्म एवं सामाजिक निष्क्रिय एवं शक्तिहीन हो रहा था। हिंदू समाज का निचला तबका सम्मान और आर्थिक सुविधाओं के लिए ईसाई धर्म का स्वीकार कर रहा था। अतः हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सुधार की आवश्यकता थी। भारतीय धर्म सुधारकों को ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार प्रणाली में भी प्रेरणा मिली। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार का कार्य ईसाई मिशनरियों के तरह संगठन के माध्यम से शुरू हुआ। सर्वप्रथम मध्यम वर्गीय भारतीयों द्वारा सुधार का कार्य प्रारंभ किया गया। इससे भारतीयों में आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई। इन विद्वानों में विलियम जोन्स का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। सामाजिक धार्मिक परंपराओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग हुआ, जिनमें 3 विचारधाराएं प्रमुख हैं। पहली विचारधारा सुधारवादियों के एक वर्ग का मानता थी कि सुधार का प्रभावी बनाए जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के अंदर से ही विकसित हो। इनके प्रयास लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित थे। इसके लिए किताबें का प्रकाशन धार्मिक समस्याओं का परिचर्चा थी। दूसरा है, इस वर्ग के दूसरे सुधारवादियों का विश्वास केवल समाज में जागृत पैदा करने में नहीं था, बल्कि उन्हें सुधारने का क्रियान्वयन पर जोर दिया। इस श्रेणी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन को रखा गया। दूसरी प्रवृत्ति के विचारकों का कानून हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन में विश्वास था। ऐसे लोगों को राजा राम मोहन राय, केशवचंद्र सेन, गोविंद रनाडे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रमुख थे। यानी कानून के द्वारा मध्यकाल में फिरोज तुगलक ने दासों के व्यापार पर रोक लगा दी, जबकि अकबर ने दास प्रथा का प्रतिबंध कर दिया। आधुनिक काल में कॉर्नवालिस ने दासों के व्यापार को बंद कर दिया। अरे ये क्या विधवा पुनर्विवाह, ये तो डबल हो गया। तीसरी विचारधारा के समर्थक लोगों को कोशिश विरोधी गतिविधियों तथा प्रतीकात्मक लाने में थी। इसमें यंग बंगाल आंदोलन को रखा जा सकता है। अब आते हैं भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापना विस्तार। प्लासी के युद्ध के कारण एवं परिणाम की विवेचना कीजिए। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के संबंध की स्थापना कीजिए, विवेचना कीजिए। प्लासी का युद्ध के कारण, प्लासी के युद्ध की घटनाएं, प्लासी के युद्ध के परिणाम युद्ध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण थे। इस कथन पर आलोक में प्लासी के युद्ध के परिणामों का सिराजुद्दौला अंग्रेजों में संबंध। अब देखो बंगाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तुमको 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। सिराज के विरुद्ध पूर्णतः का नवाब शौकतगंज था।
जिसका समर्थन उसकी मौसी घसीटी बेगम व कुछ प्रभावशाली हिंदू राज बल्लभ आदि कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने सिराज के हार जाने की आशा से शौकतगंज का समर्थन किया। इधर 1752 ईस्वी के बाद अंग्रेज कंपनी ने भारतीय सामान खरीदने की नीति बदल दी। व्यक्तिगत तथा कंपनी के व्यापार में मतभेद रखना बंद कर दिया, जिससे बंगाल सरकार में काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। शीघ्र ही सिराज ने सैन्य संचालन कर शौकतगंज को परास्त कर मार डाला। अंग्रेज़ों ने नवाब के विरोधियों को शरण दे दी। फ्रांसीसियों के मद भय से उन्होंने फोर्ट विलियम की घेराबंदी शुरू कर दी, जो नवाब की आज्ञाओं का खुला उल्लंघन था। सिराज युद्ध तो नहीं चाहता था, किंतु उसे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए युद्ध करना पड़ा। मई जून 1756 ईस्वी में सिराज ने कासिम बाजार व कलकत्ता जीत लिया। 20 जून 1756 को कल्पित कोठरी घटना घटी। इस प्रकार सिराज अपने प्रारंभिक शत्रुओं को परास्त करने में सफल रहा, किंतु वह अंग्रेजों की शक्ति को आंकने में असफल रहा। मद्रास से क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में सैन्य सहायता भेजी गई। सिराज को यह आशा न थी कि अंग्रेज इतनी जल्दी युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। उसने समुद्री तट की सुरक्षा का प्रबंध न कर दूरदर्शिता दर्शाई। 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब्दाली के भय से नवाब से 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि द्वारा व्यापार व युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 3 लाख रुपए लिए। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य दुविधा में फंसे सिराज को हटाने व बंगाल में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने चंदनगर पर मार्च 1757 पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने अब सिराज को गद्दी से हटाने लक्ष्य बनाया। पहले यार खां व फिर मीर जाफर को नया नवाब बनाने के लिए चुना। सामंत तथा व्यापारी इस नवाब परिवर्तन को सामान्य सत्ता परिवर्तन समझते थे। इसमें जगत सेठ, अमीर चंद, राजा दुर्लभ, राजा बल्लभ, नंद कुमार, मीर जाफर का आरंभ में योगदान क्लाइव की अपेक्षा कम ही था। क्लाइव ने वाटसन के जाली हस्ताक्षर कर अमीर चंद को भी धोखा दिया। अब सिराज की असफलता तय थी। उसका दुर्भाग्य यह था कि उसके सलाहकारों ने उसे धोखा दे दिया। अमीर चंद ने अंग्रेजों की वास्तविक नीति के लक्ष्यों के विषय में नंद कुमार व चंदनगर पर फ्रांसीसियों की सहायता न करके मीर जाफर व राय दुर्लभ ने प्लासी के मैदान में नवाब को धोखा दे दिया। वास्तव में सिराज स्वयं भी योग्य सैनिक न था तथा किसी भी नीति पर दृढ़ता से कार्य नहीं कर सका। युद्ध। अलीनगर की संधि की अवमानना के आक्षेप के साथ क्लाइव ने युद्ध की घोषणा कर दी, किंतु शीघ्र ही उसने युद्ध स्थल में न जाने का विचार त्याग दिया। किंतु सैन्य अधिकारियों की बैठक में उसकी बात न मानी गई। 13 जून 1757 को प्रातः 9 बजे युद्ध शुरू हुआ। प्लासी गांव में आम्रकुंज में मीर जाफर व राज दुर्लभ की सेनाएं सिर्फ खड़ी रहीं और एक छोटी टुकड़ी ने युद्ध शुरू किया। क्लाइव मैदान से भागने व रात में आक्रमण करने के बारे में सोच रहा था कि मीर जाफर ने मोहनलाल को सेना सहित पीछे लौटने का आदेश दिया। तभी मैदान मारा गया और मोहनलाल ने कुछ सैनिकों को ब्रिटिश खेमे की तरफ जाता देख युद्ध स्थल त्याग दिया। भगदड़ मच गई। स्वयं सिराज भी भाग गया। अब क्लाइव आगे बढ़ा और क्योंकि युद्ध स्थल में सेनाएं ही नहीं थी, इस प्रकार क्लाइव बिना लड़े ही मैदान जीत गया। परिणाम। प्लासी की युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक युद्ध में से एक था। यद्यपि सैनिक दृष्टि से यह युद्ध एक मामूली सी झड़प से अधिक कुछ नहीं थी। सैनिक के इतिहास में यह कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं रखता था। क्लाइव ने युद्ध संचालन का कोई कुशल प्रमाण नहीं दिया, तो वह तो मेजर किलपैट्रिक को लड़ने का आदेश देने के लिए दोषी ठहराकर दंडित करने का विचार कर रहा था। वास्तव में यह विजय नवाब के कर्मचारियों के विश्वासघात का परिणाम था। यह युद्ध अपने राजनीतिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध हुआ।